हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल नर्सरी मेडिकोस। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम लोग लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का, जिसका कि पेपर कोड BP203T है। ठीक है, तो देखो यार, टुडेज़ वीडियो यानी आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपिड्स के बारे में, यानी कि फैट के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन वगैरह देखेंगे, फिर केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में, इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिपिड क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, फिर क्लासिफिकेशन यानी कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं लिपिड को, फिर उसका हम लोग केमिकल नेचर देखेंगे यानी केमिकल रिएक्शंस वगैरह कि लिपिड क्या क्या केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, और फाइनली फिर बायोलॉजिकल रोल पढ़ेंगे। ठीक है, कि लिपिड्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डे टू डे लाइफ में, यानी हमारे ओवरऑल बॉडी में भी क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो देखो, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या कवर किए थे। हम लोग पढ़े थे केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें कि केमिकल नेचर में हम लोग बात किए थे उसका स्ट्रक्चर वगैरह यानी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, फिर आइसोमेरिज्म वगैरह देखे थे और केमिकल रिएक्शन देखे थे कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और बायोलॉजिकल रोल की बात की थी कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट का। तो वो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर थोड़ा सा जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है बेसिकली, जो अलग अलग स्टेट वगैरह में, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में होता है, फिर आपका राजस्थान में होता है, बिहार में होता है, यूपी में होता है, तो अलग अलग स्टेट में जो डिफरेंट नेम से अगर एग्ज़ाम होता है तो उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं नहीं करा पाया था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर लेक्चर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है DI एग्जाम में, तो उसको हम लोग अगर बात करें यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो PYQ ऑफ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ DI एग्जाम्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं, तो प्रीवियस लेक्चर से देखो मैं बात करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि स्टार्च इज ए, स्टार्च क्या है। तो प्रीवियस वीडियो या इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में भी ये सब बात हुआ है। ठीक है, तो जितना मैं आपको लेक्चर में कवर करा रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनते चलो, हर क्वेश्चन आपसे होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पहला क्या बोलता है कि स्टार्च चीज़ें, स्टार्च को पूछा गया है कि स्टार्च क्या है। ऑप्शन क्या है हमारा कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड और म्यूकोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि स्टार्च जो होता है आपका पॉलीसेक्राइड होता है, और पॉलीसेक्राइड के क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि ये फर्दर होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो होमोपॉलीसेक्राइड में बताया था कि सेम टाइप के मोनोमर यूनिट से ये बनता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि पॉलीमर है अगर स्टार्च, तो इसका जो मोनोमर यूनिट होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज, यानी ढेर सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। और क्योंकि इसका मोनोमर यूनिट ग्लूकोज होता है, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ही ये बनता है स्टार्च, इसलिए ये होमोपॉलीसेक्राइड होगा। क्या होगा, होमो यानी सेम टाइप के मोनोमर से बनता है, यानी सेम टाइप से बना हुआ है, जो कि ग्लूकोज है इसका मोनोमर इस केस में। ठीक है, तो होमोपॉलीसेक्राइड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या कि द स्टीरियो आइसोमर विच डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन कायरल कार्बन एटम आर नोन एज, यानी कि ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो कि डिफर करे कॉन्फ़िगरेशन पे एट वन कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन पे अगर डिफर कर रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारा, एपीमर्स, डायस्टीरियोमर, एनोमर एंड होमोमर। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो जस्ट में मैं आपको बताया था कि मैं आपको 2 पॉइंट बताया था कि एपीमर और एनोमर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं उसको डिफाइन भी किया था क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपीमर्स। क्या हो जाएगा, एपीमर, जब एक कायरल कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, यानी अगर मान लो H लेफ्ट साइड है, OH राइट साइड है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर अगले में OH लेफ्ट साइड हो जाए और H राइट साइड हो जाए कायरल कार्बन पे, तो हम लोग बोलते हैं उसे एपीमर। ठीक है, क्या बोलेंगे, एपीमर। और डायस्टीरियोमर भी मैं आपको बताया, तो थोड़ा सा और ऑप्शन वगैरह जो दिया उसको भी समझ लो, तो आंसर तो एपीमर हो जाएगा सर। ठीक है, तो डायस्टीरियोमर क्या होता है मैं अगर बताऊँ आपको, तो डायस्टीरियोमर में आप लोग मैं आपको वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जस्ट बताया था कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, बेसिकली ग्लूकोज का, और इधर मैं अगर गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, और जब उसका मिरर में देखोगे तो आपका HOH ग्लूकोज में होता है और गैलेक्टोज में OHH होता है। ठीक है, एक कायरल कार्बन पे यहाँ HOH होता है, जबकि गैलेक्टोज में OHH होता है। ठीक है, तो देखोगे तो मिरर इमेज नहीं होगा बेसिकली दोनों। ठीक है, तो डायस्टीरियोमर क्या होता है कि नॉट मिरर इमेज, ये मिरर इमेज नहीं होता है। ठीक है, जबकि अगर मैं आपसे बात करूँ कि इनएंसियोमर क्या होता है, अगर आप लोग टर्म सुने होंगे बेसिकली, मैं बताया भी था वीडियो में, तो इनएंसियोमर होता है कि मिरर इमेज जो कि नॉन सुपर इम्पोसिबल हो। ठीक है, जैसा मैं आपको बताया था कि P और Q अगर आप मिरर में देखेंगे तो P एंड Q आपका दोनों मिरर इमेज है। देखो ये इसका अगर मिरर इमेज बनाओगे तो Q की तरह बनेगा, लेकिन सुपर इम्पोज यानी इसके ऊपर अगर उठा के प्लेस करोगे तो ऐसा कुछ बनेगा P और Q। ठीक है, तो जो कि नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा, तो उसे हम लोग इनएंसियोमर बोलते हैं। और अगर नॉट मिरर इमेज यानी नॉन मिरर इमेज बोल लो, अगर मिरर इमेज नहीं होगा तो हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियोमर। ठीक है, और ऑप्शन C है एनोमर। तो एनोमर में आपको बताया था कि
सेम होता है आपका एपीमर की तरह, लेकिन एपीमर में आपका कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफर होता है, चेंज होता है, जबकि एनोमर में आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ पे चेंज होता है, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफर होता है, ठीक है। और होमोमर यानी उसी को आइडेंटिकल कहते हैं। अगर जैसे यहाँ पी है और ये भी पी है तो ये दोनों देखो सेम है मॉलिक्यूल या सेम एटम बोल लो या तो सेम कंपाउंड बोल लो, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, उसी को होमोमर बोलते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो जाएगा एपीमर, ठीक है। ये सब देखो यार सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर डीआई के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड की बात करूँ तो डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन। जैसा अभी जस्ट मैं आपको बताया एनोमर कि इसमें क्या होता है एनोमर में कि फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन होता है, जैसे कि अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में अगर मैं बात करूँ, या तो अगर मुझे बात करना हो, ये बेसिकली जो एनोमर होता है ना वो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखा जाता है। जब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो मैं बनाया था, तो अल्फा में क्या होता है एच अप साइड होता है, ओ एच डाउन साइड होता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज में ओ एच अप साइड हो जाता है और एच डाउन साइड हो जाता है, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज जो होते हैं एक दूसरे के एनोमर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के एनोमर्स, ठीक है, एनोमर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, यानी एच एक बार ऊपर ओ एच नीचे और दूसरे कंडीशन में ओ एच ऊपर एच नीचे, ठीक है। ये दोनों क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कार्बन था, क्योंकि ग्लूकोज में सी एच ओ अल्डिहाइड ग्रुप होता है ना फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे चेंजेस मिल रहा है मुझे, क्योंकि अब ये वाला कार्बन भी कायरल हो गया था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में अगर मैं बात करूँ, इसीलिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनोमर्स, जब तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन में डिफर या चेंज हो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे एनोमर। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यार देखो ये तो जस्ट प्रीवियस वीडियो की बात थी कि उसका ये रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आज हम लोग देखो टॉपिक जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया क्या करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिपिड्स के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे अच्छे से, केमिकल नेचर देखेंगे यानी केमिकल रिएक्शन क्या क्या शो करता है लिपिड, और बायोलॉजिकल रोल पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर डीआई के एग्जाम में जो क्वेश्चन वगैरह हुआ है लिपिड्स का वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो अगर मैं स्टार्ट करूँ लिपिड्स, ठीक है, थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो लिपिड्स की बात करूँ तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले डिफिनीशन से समझते हैं कि द वर्ड लिपिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लाइपोस मीनिंग फैट, ठीक है। यानी जो लिपिड है, जो आपका वर्ड है बेसिकली लिपिड, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ग्रीक वर्ड कौन सा है? वो लाइपोस। क्या है? लाइपोस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइपोस, ठीक है, लाइपोस, जिसका मीनिंग क्या होता है? फैट, ठीक है। ग्रीक वर्ड लाइपोस से लिया गया जिसका मीनिंग होता है फैट, ठीक है। अब देखो अगर मुझे डिफिनीशन अगर इसका कंप्लीट लिखना हुआ तो वर्ड से रिलेटेड हम लोग डिफिनीशन बना रहे थे, ठीक है। अगर मुझे इसका डिफिनीशन लिखना हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे कि लिपिड्स में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलेटिवली इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि लिपिड में भी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पहली बात मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये आपके होते हैं, जैसे स्टार्च वगैरह हो गया, फिर लिपिड्स वगैरह हो गया, सब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। और आपका यहाँ तक कि आपका जो प्रोटीन वगैरह है, अमीनो एसिड है, ये सब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिपिड को बता रहा है कि ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि रिलेटिवली इनसोल्यूबल होता है वाटर में इनसोल्यूबल होता है। लिपिड यानी मैं आपको बताया लाइपोस ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मीनिंग फैट, यानी फैट या ऑयल बोल लो, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा लिपिड फैट ऑयल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो अभी जस्ट मान लो कि जो ऑयल होता है, ऑयल को अगर हम लोग डिजॉल्व करते हैं अगर वाटर में यानी पानी में अगर ऑयल को पुट करोगे तो देखोगे कि ऑयल का जो होता है लेयर वो ऊपर हो जाता है, ठीक है, यानी कि डिजॉल्व नहीं होता है। कितना भी आप उसको मिक्स करके सेपरेट कर लें, उसको डिजॉल्व कर लें एकदम अच्छे से, फिर भी देखोगे क्या होगा कि ऑयल का लेयर ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इनसोल्यूबल होता है पानी में। इतना तो यार आप लोग करके देखे ही होगी, ठीक है। अगर पानी में इनसोल्यूबल है तो किस में सोल्यूबल होगा? तो ये होगा सोल्यूबल किस में? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये देखो कॉमन सी बात है यार, क्योंकि लिपिड जो है आपका वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। आप ये कॉन्सेप्ट सुने होंगे ना कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो जैसा है वो उसको उसी फॉर्मेट में डिजॉल्व करता है या उसमें ही डिजॉल्व करता है। जैसे क्या है कि होता है टर्म क्या कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि अगर कोई कंपाउंड अगर ऑर्गेनिक नेचर का है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, ठीक है, ये मतलब है। और सिमिलरली जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या हो गया? जैसे एग्जांपल अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, फिनॉल वगैरह हो गया, बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, क्लोरोफॉर्म वगैरह। क्लोरोफॉर्म यानी क्या हो गया? CHCl3, ठीक है। सिमिलरली और अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करूँ जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ठीक है, CCl4, ये सब आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। यानी कि लिपिड आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और
इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि वाटर में बेसिकली डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। फिर देखो लिपिड आर, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा बात करूँ, ठीक है, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, देखो हाइड्रोफोबिक यानी फोबिक यानी फोबिया यानी कि डर, तो हाइड्रो यानी पानी, ठीक है, यानी कि लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, यानी कि उन्हें पानी से डर लगता है स्पेसिफिक, मतलब अगर बात की जाए, यानी कि क्योंकि पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं तो पानी से डरते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टर्म यूज होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर के होते हैं, यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल। तो देखो क्या लिखा गया है कि यूनिवर्सली जो आपका लिपिड होता है वो प्रेजेंट होता है सभी प्लांट और एनिमल के सेल में, ठीक है। अब कैसे होता है अभी जस्ट मैं आपको आगे बात करूँगा कैसे, ठीक है। क्योंकि देखो यार अभी अच्छा थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है ना, है कि नहीं। सेल मेम्ब्रेन अगर मैं बात करूँ देखो कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो तो एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। इतना तो आप लोग एग्री कर रहे हो। तो क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, और सेल मेम्ब्रेन हमारा जो बना होता है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है जो कि बाइलेयर होता है, ठीक है। बाइलेयर फॉस्फोलिपिड का होता है। तो फॉस्फोलिपिड ये आपका एक कंपाउंड लिपिड है, यानी कि कॉन्जुगेट लिपिड है। अभी मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगा तब आपको पता चलेगा कि कंपाउंड लिपिड क्या है, ठीक है। तो कंपाउंड लिपिड से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ओवरऑल कि लिपिड है, ठीक है, यानी एक टाइप का लिपिड है, यानी कि फॉस्फोलिपिड का बना होता है सेल मेम्ब्रेन, और फॉस्फोलिपिड एक लिपिड है यानी कि फैट है। इसीलिए क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है जो कि लिपिड होता है, इसीलिए ये यूनिवर्सली फाउंड होता है प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है। देखो जो आगे बताना था मैं अभी बता दिया जस्ट, ठीक है, और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना होगा स्ट्रक्चर के साथ, अभी मैं आगे बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा समझो कि प्रोटीन, जैसे आपको मैं बताया कि एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर यूनिट होता है वो क्या होता है, अमीनो एसिड, ठीक है। सिमिलरली लिपिड जो होता है इसका जो यूनिट बोल लो जिससे बना होता है वो क्या होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, ठीक है। किससे बना होता है, लिपिड सबका, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है, पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड्स का बना होता है, ठीक है। सिमिलरली लिपिड्स आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का बना होता है। लेकिन एक बात ध्यान दो कि प्रोटीन आपका पॉलीमर है, इसका मोनोमर यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है। सिमिलरली पॉलीसेक्राइड है, उसका मोनोमर यूनिट बात करूँ तो मोनोसेक्राइड शुगर हो जाएगा, सिंपल शुगर, ठीक है। लेकिन लिपिड जो है आपका नॉट पॉलीमर, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि लिपिड आपका एक पॉलीमर नहीं है, भले ही ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलके बना हुआ है। अब ऐसा क्यों, अब आप लोग सोचोगे कि आप तो बोल रहे हैं कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना है ये, फिर भी पॉलीमर नहीं, ऐसा क्यों। तो देखो इसलिए क्योंकि जितने भी लिपिड्स होते हैं उसमें ग्लिसरॉल तो ठीक है, एक ग्लिसरॉल आपको कॉमन मिलता है, ठीक है, मिल भी सकता है नहीं भी मिलता है, लेकिन जनरल केस में बात करें तो एक ग्लिसरॉल आपको मिलता है, ठीक है, लिपिड्स में। लेकिन फैटी एसिड किसी किसी में 2 फैटी एसिड मिलेगा, किसी में 3 फैटी एसिड, किसी में 4, यानी कि फैटी एसिड का जो नंबर है वो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, वेरी करता रहेगा, कभी 2 फैटी एसिड कभी 3 फैटी एसिड लगा होगा किसी भी लिपिड में या किसी भी लिपिड के कंपाउंड में जो कि डेरिवेटिव होंगे उसके, ठीक है। तो ये फिक्स नंबर नहीं होगा। और मोनोमर या बेसिकली पॉलीमर हम लोग क्या बोलते हैं कि उसमें जो मोनोमर यूनिट होता है वो फिक्स होता है नंबर। जैसे अगर मैं स्टार्च की बात करूँ तो उसमें फिक्स होता है कि इतने नंबर ऑफ ग्लूकोज के मोनोमर यूनिट होंगे, ठीक है, इतने नंबर ऑफ ग्लूकोज होंगे उसमें। लेकिन हम लोग लिपिड में ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ग्लिसरॉल तो मान लो एक ग्लिसरॉल होगा जनरली, लेकिन फैटी एसिड का जो नंबर है वो डिफर करेगा, चेंज होगा, कभी 2 फैटी एसिड मिलेगा, कभी 3 मिलेगा, तो फिक्स नहीं होगा कोई, इसका एक फिक्स यूनिट नहीं मिलेगा हम लोग को। जबकि पॉलीमर का डिफिनीशन ही होता है कि उसमें फिक्स मोनोमर की यूनिट पाई जाती है, ठीक है, जबकि लिपिड के केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये आपका एक पॉलीमर नहीं होता है, ठीक है। और जाए आपसे कि किस चीज़ का लिपिड मिलकर बना होता है तो आप लोग क्या बोलोगे कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का बना होता है ये, और ये एक पॉलीमर नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपसे ऑप्शन या क्वेश्चन जनरली मैं भी बना के पूछ सकता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है पॉलीमर। ऑप्शन दे दिया मैं, ए प्रोटीन, बी दे दिया ऑप्शन में यहाँ पे पॉलीसेक्राइड, सी ऑप्शन दिया मैं लिपिड, और डी में दे दिया यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, तो डी ऑप्शन में दे दिया नन ऑफ दिस। मैं पूछा आपसे कि कौन से इसमें पॉलीमर नहीं है, तो आपको मैं बताया कि प्रोटीन पॉलीमर होता है जिसका मोनोमर यूनिट होता है क्या, अमीनो एसिड। पॉलीसेक्राइड का मोनोमर यूनिट होता है आपका सेक्राइड यानी कि शुगर, सिंपल शुगर या मोनोसेक्राइड बोल लो। लिपिड का लेकिन बना होता है लिपिड आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से, लेकिन ये पॉलीमर नहीं होता है, जस्ट अभी हम लोग देखो यहाँ पे बात की है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो यार
इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ फिर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, 1 मिनट। देखो अब यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं। अब हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिपिड को देखने से पहले थोड़ा सा अगर मैं आपसे बात करूँ, थोड़ा सा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि लिपिड एंड फैट, लिपिड और फैट में क्या डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा जूम और करता हूँ मैं, 1 मिनट, अब ठीक है। देखो तो लिपिड एंड फैट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो लिपिड जो होता है, यहाँ क्या मैं लिखता हूँ, लिपिड जो होता है, लिपिड ये आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जबकि जो आपका फैट है, क्या है, फैट ये आपका सॉलिड या सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड। या तो ऑयल की अगर मैं बात करूँ, देखो एक बात समझो कि फैट एंड ऑयल, ठीक है, फैट एंड ऑयल दोनों ही लिपिड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दोनों ही लिपिड। देखो लिपिड एंड फैट में जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है लिपिड आपका, लिपिड को ऑयल की तरह ट्रीट कर सकते हो। लेकिन अगर और एक्यूरेट वे में बात करूँ मैं, तो फैट एंड ऑयल दो टर्म है, जिसमें कि फैट आपका सेमी सॉलिड या सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है। जैसे कि घी की बात करूँ या डालडा वगैरह आप लोग सुने होंगे काफ़ी, तो ये सब जो होता है देखो, ये या बटर वगैरह हो गया, तो ये सब आपका सॉलिड नेचर में होता है, यानी थोड़ा सा सेमी सॉलिड, यानी कि देखे होगे थोड़ा टाइट होता है, ठीक है। तो ये आपका फैट कहलाते हैं। जबकि ऑयल जो होता है, जैसे जितने भी आप वगैरह वेजिटेबल ऑयल हो गए, जितने भी ऑयल वगैरह देखते हो, ठीक है, तो ये सब आपका लिक्विड नेचर का होता है, ठीक है। ऑयली नेचर का होता है, लिक्विड नेचर का होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये दोनों डिफरेंस है, दोनों ही लिपिड है। और जनरली अगर मैं लिपिड और फैट में बात करूँ, तो लिपिड को ऑयल की तरह ट्रीट कर लो, तो बोल दो लिपिड आपका लिपिड आपका लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जबकि फैट आपका सेमी सॉलिड या सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि 1 ग्राम ऑफ लिपिड को अगर हम लोग देखेंगे तो ये 9 किलो कैलोरी एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यानी डिकम्पोजिशन जब करोगे, 1 ग्राम लिपिड का जब डिकम्पोजिशन होगा, ब्रेक डाउन होगा बेसिकली, तो आपको 9 किलो कैलोरी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिपिड। यानी कि लिपिड देखो थोड़ा सा हम लोग अभी तो बस वो वाला आइडिया चल रहा है, अच्छा लिपिड ये होता है, डिफिनेशन वगैरह, ठीक है। अब बात करेंगे कि केमिकल कंपोजिशन, जैसे मैं बताया आपको कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना होता है, तो ये कैसे बना होता है उसका केमिकल कंपोजिशन बात करेंगे कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स कैसे लिपिड बनता है। तो इधर देखो, यहाँ पे देखो केमिकल कंपोजिशन में, ये देखो ग्लिसरॉल आपको पता होगा यार, थोड़ा सा अगर आपको बेसिक क्लियर होगा, 11-12 में सुने होंगे, तो ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल वगैरह सुने होंगे। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, देखो ऐसा होता है, कुछ मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, CH2OH CHOH CH2OH, ये होता है आपका ग्लिसरॉल। इसका दूसरा नेमिंग बोल सकते हो क्या, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या बोल सकते हो, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 OH ग्रुप लगा है, देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप। या तो अगर IUPAC नेम बोलनी होगी, या तो अगर IUPAC नेम बोलना होगा इसका मुझे, तो मैं बोलूँगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। क्या बोलूँगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप लगा है। तो इसको हम लोग कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसका, ग्लिसरॉल, जो कि होता है CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और फैटी एसिड जो हो गया, देखो फैटी एसिड क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं डिफिनेशन बता देता हूँ आपको। तो फैटी एसिड होता है कि लार्जेस्ट कार्बन की चेन होती है और लास्ट में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ पे बनाऊँ, मान लो कोई लॉन्गेस्ट, ये R, यानी देखो R रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन की चेन होगी, लार्जेस्ट कार्बन की कोई चेन है, यहाँ से लास्ट में COH ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो इसे हम लोग बोल देंगे क्या, फैटी एसिड। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल कुछ बात करूँ, तो जैसे पाल्मिटिक एसिड की बात करूँ, तो इसमें होता है 16 कार्बन का ये चेन होता है बेसिकली। पाल्मिटिक एसिड क्या होता है, मैं इस पर लिखता हूँ यहाँ पे, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, ये आपका फैटी एसिड है, 16 कार्बन इसमें होता है, इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन इंक्लूड करके 16 कार्बन पाल्मिटिक एसिड में होता है। सिमिलरली प्रोपियोनिक एसिड हो गया, ब्यूटायरिक एसिड हो गया, वेलनरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये सब स्टेरिक एसिड हो गया, आर्कडिक एसिड हो गया, ये सब वगैरह आपका फैटी एसिड होता है। जैसे अगर मैं देखो यहाँ पे अगर प्रोपियोनिक एसिड की बात करूँ, क्या प्रोपियोनिक एसिड, ये होता है सिंपली क्या होता है, ऐसा देखो, प्रोप यानी जैसे हम लोग सीधे प्रोपेनोइक एसिड सुने हो ना, कॉमन इसका जो IUPAC होता है प्रोपेनोइक एसिड, उसी का कॉमन नेमिंग होता है प्रोपियोनिक एसिड, इसे हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 कार्बन हो जाएंगे, 1, 2, 3 WH, तो 1, 2, 3 कार्बन है, तो टोटल 3 कार्बन है, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपियोनिक एसिड, जो कि एक फैटी एसिड है, ठीक है। सिमिलरली अगर 16 कार्बन होंगे इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसे हम लोग पाल्मिटिक एसिड बोलते हैं। तो ओवरऑल फैटी एसिड क्या होता है कि लार्जेस्ट कार्बन की चेन होती है, एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें अटैच होता है, ठीक है, ये हो गया फैटी एसिड।
अब इसके फर्दर टाइप होते हैं, देखो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड में 2 टाइप होते हैं। अभी जस्ट हम लोग आगे बात करेंगे, तुरंत अभी बात करने की जरूरत नहीं, आगे भी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो फिर ये हो गया फैटी एसिड। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन खुद से करके एक बार बना के देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए इरेज करता हूँ, मैं आपको रिएक्ट करके दिखाता हूँ ये दोनों कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि लिपिड के डिफिनेशन में आपको बताया, डिफिनेशन भी बोल लो ऐसे भी, कि लिपिड क्या होता है एक्चुअल। अगर मैं डिफिनेशन की बात करूँ तो ये ठीक है, बता देना इनसॉल्युबल इन वाटर, फिर सोल्यूबल इन आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, टॉलिन वगैरह ये सब, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सब। लेकिन फिर हम लोग बोलेंगे इसको एक्चुअल डिफिनेशन क्या, कि लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, या तो अल्कोहल बोल लो कि लिपिड्स आर द एस्टर ऑफ द फैटी एसिड एंड वेरियस अल्कोहल, ठीक है। अब एस्टर भी बोल रहे हैं, फैटी एसिड वगैरह ये सब, तो कैसे रिएक्शन हो रहा है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ये ग्लिसरॉल है, क्या है ग्लिसरॉल, जस्ट मैं अभी आपको बताया कि CH2OH, CHOH CH2OH होता है, इसी को मैं ओपन करके लिखा हूँ, देखो 2 H है ना, इसी को मैं ऐसे लिखा था CH2OH, वही चीज़ यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट बॉन्ड ओपन करके रिप्रेजेंट करके दिखाया गया, ओपन करके, ठीक है। फिर यहाँ पे फैटी एसिड में आपको बताया, तो फैटी एसिड देखो मैं आपको बताया कि लार्जेस्ट कार्बन की चेन होगी, फिर COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ, तो COOH ग्रुप को अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो ऐसे में लिख सकता हूँ COOH। इतना तो आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसमें तो आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं COOH ग्रुप को। तो ये आपका एक फैटी एसिड है मान लो, ठीक है। तो ये देखो एक फैटी एसिड ये हो गया, एक फैटी एसिड ये हो गया, और एक ये हो गया, यानी 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं, या 3 मोल हैं बोल लो, और ये ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल का OH क्या होगा देखो, और इस फैटी एसिड का H, दोनों रिएक्ट करेंगे, यानी कि बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, दोनों कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे कंबाइन करो OH और H, जब कंबाइन करोगे तो क्या होगा देखो H2O बनेगा, ठीक है। दिख रहा है आपको कि H2 यानी वाटर बन रहा है। तो वाटर जहाँ भी आपको दिखे उसको रिमूव करना होता है हमको, ठीक है। केमिकल रिएक्शन वगैरह में जब भी वाटर आपको दिखने को मिले कि वाटर कंबाइन होकर फॉर्म हो रहा है, तो उसको रिमूव करो, फिर केमिकल रिएक्शन आपका बेसिकली फॉर्म होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे ही यहाँ पे OH H यहाँ पे हुआ, और सिमिलरली यहाँ पे OH H हुआ, ठीक है। तो ये 3 मॉलिक्यूल जो हैं, या 3 मोल जो हैं फैटी एसिड के, ग्लिसरॉल के तीनों OH ग्रुप जो है ग्लिसरॉल में, इससे रिएक्ट करेगा, और -3 H2O यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी 3 मोल ऑफ H2O निकलेगा, जिससे कि जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये CH2 यहाँ पे था, तो CH2 यहाँ पे आ गया, फिर OH और ये H निकला यहाँ पे। देखो अगर मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, देखो 1 मिनट, देखो यहाँ पे देखो ये OH और ये H निकला है यहाँ पे, जो कि H2O है, तो यहाँ बाहर निकला H2O। तो ये ऑक्सीजन जो यहाँ है जाके इस कार्बन से अटैच होगा, तो इस वाले कार्बन से देखो ये वाला ऑक्सीजन अटैच होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड O और R डैश ग्रुप यहाँ लगाया, तो C डबल बॉन्ड O R डैश ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे होगा, ये H2 निकलेगा, यहाँ पे भी H2 और O जाके कार्बन से यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा दोनों केस में, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन हो गया। अब ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेज करूँ और बात करूँ, यहाँ पे देखो 1 मिनट, ये देखो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये कौन सा बॉन्ड है, ये COO, ये जो C डबल बॉन्ड O और O, फिर R डैश जो ग्रुप होता है, आपको याद आ रहा होगा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जो मैं पढ़ाया था आपको, तो उसमें क्या था कि ये एस्टर ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एस्टर ग्रुप। यानी कि जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, 3 मोल ऑफ फैटी एसिड जब रिएक्ट करेंगे, तो आपका ट्राईग्लिसराइड का फॉर्मेशन होगा बेसिकली, जिसमें कि 3 एस्टर बॉन्ड होंगे। कौन से 3, देखो 1 2 3 एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसी का हम लोग नेम देते हैं क्या, ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड मतलब क्या है, देखो ट्राई यानी क्या 3, ग्लिसराइड यानी ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था बेसिकली, या एक ग्लिसरॉल था जो कि 3 फैटी एसिड से रिएक्ट किया, ठीक है। 3 फैटी एसिड से एक ग्लिसरॉल रिएक्ट किया, इसलिए इसका नेम दे रहे हम लोग ट्राई यानी 3, ग्लिसराइड यानी ग्लिस यानी ग्लिसरॉल, और आइड यानी फैटी एसिड, ठीक है। यानी 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल रिएक्ट करके आपका ट्राईग्लिसराइड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसमें कि 3 एस्टर बेसिकली 3 एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। यानी 3 एस्टर के बॉन्ड प्रेजेंट है बोल सकते हो, ठीक है। जिसका नेम हम लोग यहाँ पे ट्राईग्लिसराइड बोल रहे हैं, या तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी इसका नेम है। क्या नेम है इसका, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ये भी इसका नेम बोलते हैं हम लोग, जो कि एक लिपिड होता है। क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है। अगर मैं आपको रिएक्शन देखो नहीं समझ में आया होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे देखो दिखाता हूँ। क्या देखो ऐसे था ना, CH3 CH2OH, मान लो कोई जनरल सा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई अल्कोहल ग्रुप है, जैसे ग्लिसरॉल भी तो एक अल्कोहल ही ग्रुप से डिराइव्ड है, ठीक है। तो ये अल्कोहल ग्रुप है, तो CH3 CH2OH अल्कोहल ग्रुप लगाया देखो,
और ये आपका क्या है, फैटी एसिड है। फैटी एसिड में बताया आपको कि लार्जेस्ट कार्बन की चेन होगी, COH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ पे COH ग्रुप देखो यहाँ पे लगा है ये COH ग्रुप। तो अल्कोहल का OH का जो हाइड्रोजन है और फैटी एसिड का जो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH ग्रुप है, ये एक दूसरे से कंबाइन होकर H2O बाहर निकालेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और फिर जो ये वाला ऑक्सीजन है वो इस C डबल बॉन्ड O से आके कंबाइन हो जाएगा। तो उस O और C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होगा जो कि एस्टर बॉन्ड है, और इसका फॉर्मेशन ही एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन यानी एस्टर लिंकेज का प्रेजेंट होना इसमें जब रिएक्शन होगी अल्कोहल और फैटी एसिड की, तो हम लोग उसे बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड व्हेन रिएक्टिंग अल्कोहल विद द फैटी एसिड, ठीक है, या रिएक्टिंग विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, या वहाँ पे एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है यानी एस्टर की लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया यार देखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है, कि लिपिड्स बनता कैसे है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि ट्राईग्लिसराइड जो मैं आपको बताया वहाँ पे, जिसे हम लोग ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो देखो वही CH2 यहाँ पे हो गया देखो, फिर C डबल बॉन्ड OO यानी कि एस्टर लिंकेज जो प्रेजेंट है, जो अभी जस्ट ऊपर बात की वही स्ट्रक्चर है। इसको मैं थोड़ा सा आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। जो हम लोग वहाँ पे लिखे थे ना कि RC डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे R रिप्रेजेंट नहीं किए थे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन होगा ट्राईग्लिसराइड में, अब वहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन होगा इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को, ठीक है। तो ये आपका देखो ट्राईग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है बेसिकली। ट्राईग्लिसराइड देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, ट्राईग्लिसराइड हम लोग कब बोलेंगे, फिर से लास्ट बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि व्हेन 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड जिसे कि हम लोग बोलेंगे क्या, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी बोलेंगे। और मैं आपको बताया ट्राईग्लिसराइड क्यों बोल रहे हैं, ट्राई यानी 3, ग्लिस यानी क्या, ग्लिसरॉल, और आइड यानी हम लोग फैटी एसिड को बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि 3 फैटी एसिड का मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ट्राईग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ डाईग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड, तो सोच के बताओ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या है, डाई यानी 2, ग्लिस यानी ग्लिसरॉल, आइड यानी फैटी एसिड, यानी कि अगर 2 फैटी एसिड रिएक्ट कर रहा है ग्लिसरॉल से तो हम लोग बोलेंगे डाईग्लिसराइड। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पे देखो कि मोनोग्लिसराइड, क्या बोलता हूँ, मोनोग्लिसराइड, इसका क्या मतलब है। तो मोनो यानी होता है 1, क्या होता है, मोनो यानी 1 होता है, सुने होगे, इतना तो जानते होगे, ठीक है। और ग्लिसराइड में ग्लिस यानी क्या, ग्लिसरॉल, आइड यानी फैटी एसिड, यानी एक फैटी एसिड जब रिएक्ट करेगा ग्लिसरॉल से तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। वही चीज़ देखो यहाँ पे मैं बताया हूँ। और फैटी एसिड में देखो ये इतना फैटी एसिड है, ठीक है, और ये इतना ग्लिसरॉल है, ठीक है। तो फैटी एसिड जैसा मैं आपको बताया कि ऊपर बताया था क्या होता है डिफिनेशन वगैरह, ये फर्दर क्लासीफाई होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। फिर अनसैचुरेटेड 2 में होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम लोग शॉर्ट में म्यूफा और प्यूफा बोलते हैं, ठीक है, जो कि इसेंशियल फिर फैटी एसिड क्या होता है उसी में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रहने दो, अभी आगे जस्ट बात करेंगे डिटेल में फैटी एसिड के, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे मोनोग्लिसराइड में आपको बताया कि एक फैटी एसिड का मोल या मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल यही था ना, CH2CH CH2OH CH CH2OH, ये वाला देखो CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है। देखो सिंपल से हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, अगर आपको याद होगा ऐसे, ये आपका क्या ग्लिसरॉल, ऐसा भी सीधे स्ट्रक्चर बना सकते हो अगर हाइड्रोजन को न रिप्रेजेंट करो यहाँ पे, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल है आपका, जो कि देखो एक फैटी एसिड से रिएक्ट किया है। देखो फैटी एसिड कैसे, देखो यहाँ कार्बन की लार्जेस्ट चेन है, देखो ये कार्बन है ना, ये लार्जेस्ट चेन है, और लास्ट में कौन सा ग्रुप लगा है, देखो ये C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा था जो कि रिएक्ट किया ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से, तो H2O बाहर निकला और फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड हुआ या एस्टर लिंकेज। देखो ये देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है ना, तो ये आपका एस्टर लिंकेज है। तो एक देखो एक फैटी एसिड रिएक्ट किया है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी OH ग्रुप देखो नहीं रिएक्ट किया है ग्लिसरॉल का, OH ग्रुप तो यहीं पे है। यानी कि अगर एक फैटी एसिड रिएक्ट कर रहा है ग्लिसरॉल से तो हम लोग बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, जबकि 2 फैटी एसिड रिएक्ट करेगा अगर ग्लिसरॉल से तो बोलेंगे डाईग्लिसराइड से। और सिमिलरली अगर 3 फैटी एसिड रिएक्ट कर रहा है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से तो बोलेंगे हम लोग क्या, ट्राईग्लिसराइड या तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। देखो वही चीज़ मैं लिखा हूँ कि सिमिलरली डाईग्लिसराइड के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे क्या है, मैं आपको बताया था कि यूनिवर्सली जो होता है आपका लिपिड फाउंड होता है कहाँ पे, इन द सेल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बोथ,
क्यों? क्योंकि मैं बताया जो सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जबकि सेल वॉल बस आपका प्लांट सेल में मिलता है। ठीक है, देखो यार, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ एनिमल सेल का, और प्लांट सेल का देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है। और यहाँ पे ऐसे ये आउटर जो होगा प्लांट सेल में, ये सेल वॉल होता है, और अंदर वाला ये होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सिमिलरली ये एनिमल सेल है, ये देखो यहाँ पे प्लांट सेल है। ठीक है, तो एनिमल सेल में ये वाला आउटर स्ट्रक्चर जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोल लो, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन यार देखो फॉस्फोलिपिड का बनाता है। किसका बनाता है? फॉस्फोलिपिड का, जो कि बाई लेयर होता है। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर ऐसा स्ट्रक्चर कुछ होता है, देखो ऐसा ऐसा। हमारा ये हम लोग देखो एचएपी फर्स्ट में यार पढ़े हैं। ठीक है, उतना इसलिए मैं डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, एचएपी फर्स्ट में पढ़े हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बनाता है, जो कि दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में मिलता है। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल होता है, जो कि आपका दोनों में मिलता है। तो जो कि फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन कंप्राइज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाई लेयर कैसा होता है? देखो 2 लेयर होता है, देखो एक ये फॉस्फोलिपिड हो गया ऐसा, और एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, इसका जो हेड होता है, ये वाला हेड, ये होता है पोलर नेचर का। इसीलिए ये, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल मान लो ऐसे अगर है इसमें, तो ये आपका हाइड्रोफिलिक नेचर होता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है, और जो आपका ये जो टेल है इसका, बेसिकली देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, तो ये जो टेल है, ये वाला टेल, ये आपका बना होता है फैटी एसिड का, फैटी एसिड का। ठीक है, और फैटी एसिड का बना होता है क्योंकि, तो ये कैसा होता है आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का। ठीक है, जिसमें कि आपका एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। देखो वही चीज़ यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ कि ये पोलर हेड हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो है, और ये जो इसका जो टेल है बेसिकली वो दोनों नॉन पोलर होता है। ठीक है, यानी कि आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का। और अगर किसी भी कंपाउंड में आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर मिले, क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी कंपाउंड में बेसिकली अगर आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर देखने को मिला है, तो उसे हम लोग एक टर्म बोलते हैं, क्या? एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिक, एम्फी यानी बोथ, यानी कि दोनों अगर किसी कंपाउंड में मिल रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे एम्फीफिलिक, जब हाइड्रोफोबिक नेचर भी हो और हाइड्रोफिलिक नेचर भी हो। ठीक है, तो लिपिड्स अगर जो होते हैं आपके, क्या होते हैं यहाँ पे मैं लिखूँ अगर, लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स वो आपके एम्फीफिलिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करूँ। अभी मैं जो आपको फॉस्फोलिपिड बताया ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यहाँ पे देखो ये वाला देखो स्ट्रक्चर, ये वाला, ये जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ये वाला ऐसा ऐसा। तो इसी को अगर मैं ओपन करके अब आपको समझाऊं, तो ये देखो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बनाया हमने। ठीक है, जो आपका ये हेड है, जो पोलर नेचर का जो ये हेड है ये, और ये इसका टेल है, क्या है ये? टेल, जो कि फैटी एसिड का बनाता है, टेल जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। ठीक है, फैटी एसिड का बनाता है, जिसमें कि एक सैचुरेटेड है, दूसरा अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है ये आपको अच्छे से पता है। देखो ठीक है, कि सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो टेल में, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस वाले टेल में इसके। ठीक है, तो यानी कि अनसैचुरेटेड ये हो गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, और जहाँ से डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ से थोड़ा सा ये किंक यानी कि थोड़ा सा बेंड टाइप का हो जाता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर टेल ऐसे, अगर डबल बॉन्ड यहाँ मान लो प्रेजेंट है तो हल्का सा बेंड हो जाएगा, मान लो यहाँ भी डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है तो हल्का सा बेंड, या तो ऊपर बेंड कर लो ऐसा। ठीक है, तो वही इसलिए यहाँ पे देखो स्ट्रेट था ऐसे, फिर बेंड हो गया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था। ठीक है, तो ये देखो आपका एक ये फैटी एसिड हो गया, एक ये फैटी एसिड हो गया यार, ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है। यानी कि जो आपका फॉस्फोलिपिड होता है वो, उसका जो टेल होता है बेसिकली एक सैचुरेटेड होता है फैटी एसिड, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, और जो आपका पोलर नेचर का हेड होता है उसमें देखो ग्लिसरॉल तो प्रेजेंट ही है। ठीक है, ग्लिसरॉल तो प्रेजेंट ही है यार, और यहाँ पे देखो फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल भी है, फैटी एसिड भी, ओवरऑल मिला के पूरे इस फॉस्फोलिपिड में। इसीलिए फॉस्फोलिपिड जो है आपका, फॉस्फोलिपिड ये आपका कंपाउंड लिपिड होता है। कौन सा होता है? कंपाउंड लिपिड। और कंपाउंड लिपिड क्या होता है? जो कि जिसमें ग्लिसरॉल फैटी एसिड तो प्रेजेंट हो ही, रिएक्शन वगैरह मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना ही हो, लेकिन इनके अलावा भी अदर ग्रुप हो, जैसे नाइट्रोजन का बेस प्रेजेंट हो या नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग प्रेजेंट हो और उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसा टाइप के डिफरेंट प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड लिपिड। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, फिर ग्लिसरॉल भी है, फिर ये आपका फैटी एसिड वगैरह भी है। ठीक है, इसलिए ये कंपाउंड लिपिड होता है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन में अच्छे से समझेंगे क्या होता है कंपाउंड लिपिड। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, अब देखो यार ये होता है देखो फैटी एसिड। अभी उतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं कि फैटी एसिड होता है आपका लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, जिसमें कि एक एंड पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होगा। ठीक है,
तो देखो फैटी एसिड का अब मैं क्लासिफिकेशन अगर बात करूँ, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा था कि हम लोग बात करेंगे आगे, तो देखो क्या है यहाँ पे कि फैटी एसिड दो टाइप में फर्दर क्लासीफाई होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी क्या, ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि अनसैचुरेटेड में क्या है कि दे हैव सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। देखो यार, सिंगल बॉन्ड फर्स्ट बॉन्ड होता है जो फॉर्म होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, किसी भी एटम के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड बनता है, उसके बाद डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। पहला बॉन्ड बना लोगे तब ना दूसरा बॉन्ड बनाओगे यार, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड यानी तो प्रेजेंट होगा ही, इसके बनने के बाद ही डबल बॉन्ड बनता है, तो सिंगल बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड में होगा ही होगा, लेकिन जो स्पेशल इसमें क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सैचुरेटेड में बस सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर बात करूँ कुछ एग्जाम्पल, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया, फिर से बता देता हूँ। पाल्मिटिक एसिड क्या होता है, पाल्मिटिक एसिड जिसमें कि 16 कार्बन होता है टोटल। क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड टोटल 16 कार्बन होता है। सिमिलरली स्टेरिक एसिड 18 कार्बन होता है। फिर तीसरा क्या है, अरैकिडिक एसिड। क्या है, अरैकिडिक एसिड जिसमें कि 20 कार्बन है। अब एक बात ध्यान दो, नोट कि कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज आल्सो इंक्लूडेड। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसमें 16 कार्बन प्रेजेंट होगा, तो 16 कार्बन में आपका जो हम लोग इंक्लूड किए हैं 16 कार्बन में, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन है इसमें, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो कि क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, देखो मैं लिखता हूँ एक मिनट, कि बताओ मुझे, टेल मी टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पाल्मिटिक एसिड एक्सक्लूडिंग, यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ एसिड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग COH कार्बन, ठीक है। अब मैं क्या लिखा हूँ कि मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं पाल्मिटिक एसिड में एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट नहीं करना है, यानी उसको छोड़ के कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे पाल्मिटिक एसिड में। तो आंसर बताओ क्या होगा, आंसर 16। क्या होगा, 16, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट करके भी बता रहा हूँ, ऐसे भी बता रहा हूँ क्या, कि जो यहाँ पे कार्बन हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, ये सब में कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंटेड है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग बोलता है यानी इंक्लूड करके तब तो ठीक था 16 कार्बन, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोल रहा हूँ यानी छोड़ के उसको, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COH ग्रुप, इसमें एक कार्बन होता है, तो एक कार्बन इसमें इंक्लूडेड हो गया यानी कि इस वाले में, ठीक है। तो इसको छोड़ देना तुम, जब यहाँ पे 16 कार्बन है तो बोल देना 15 कार्बन, यानी एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कितने कार्बन होंगे पाल्मिटिक एसिड में, 15 कार्बन। स्टेरिक एसिड में कितने कार्बन होंगे एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन, 18 कार्बन है, तो यहाँ पे हो जाएंगे कितने, 17 कार्बन, ठीक है। सिमिलरली इसमें 19 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में हम लोग क्लासीफाई किए फैटी एसिड को, फर्दर क्या होता है कि अनसैचुरेटेड को भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं किसमें, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो यानी समझ आ रहा होगा सिंगल, यानी एक आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, जबकि पॉली अनसैचुरेटेड यानी ढेर सारे अनसैचुरेशन, यानी कि ढेर सारे डबल बॉन्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग म्यूफा कहते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूफा। और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को शॉर्ट में प्यूफा कहते हैं, ठीक है। प्यूफा जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है, काफ़ी इसेंशियल होता है इन कंपेयर टू म्यूफा, ठीक है। तो देखो मोनो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड है, इसमें एक डबल, मोनो यानी सिंगल, यानी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल बात करूँ तो ओलिक एसिड, क्या कौन सा एसिड, ओलिक एसिड, याद रखना एग्जांपल। सिमिलरली अगर प्यूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करूँ तो उसमें मोर देन पॉली यानी ढेर सारा, यानी मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल बात करूँ तो लिनोलिक एसिड, कौन सा एसिड, लिनोलिक एसिड, इसमें 2 dB यानी 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 डेसिबल नहीं है, 2 डबल बॉन्ड है, क्या है, 2 डबल बॉन्ड, यानी लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड, ठीक है। लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड, एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड, और ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड। जबकि एराकिडिक एसिड में आपका, एराकिडिक एसिड जो है वो किसका टाइप है, वो है आपका अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एराकिडिक एसिड है ये ना, यहाँ पे, और यहाँ पे एराकीडोनिक एसिड है, ठीक है। तो एराकीडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है, उसमें स्पेसिफिक बात करें तो प्यूफा का एग्जाम्पल है, जबकि एराकिडिक एसिड आपका सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का, ठीक है। अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, क्या है, देखो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो आपके तीनों है ना, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड,
ये तीनों हैं आपके इसेंशियल फैटी एसिड। ध्यान से सुनो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका इसेंशियल फैटी एसिड है। इसेंशियल फैटी एसिड मतलब क्या समझे, इसेंशियल यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैटी एसिड हमारे बॉडी के लिए। अब इसेंशियल मतलब लेकिन एक टर्म होता है क्या, इसेंशियल मतलब होता है जो कि नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, हमारे बॉडी में जो फॉर्मेशन जिसका ना हो सके उसे हम लोग बोलते हैं इसेंशियल, ठीक है। जैसे इसेंशियल आप सुने होंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे, ठीक है। अभी मैं अमीनो एसिड की जब वीडियो बात करूंगा उसमें तो बात किया जाएगा कि इसेंशियल कौन कौन से अमीनो एसिड हैं जिसको हम लोग को डाइट में लेना ही पड़ता है, क्योंकि बॉडी में यार जब उसका सिंथेसिस नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो बाहर से हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो, तो बाहर से तो लेना ही पड़ेगा। और बाहर से किस रूप में लोगे, डाइट के रूप में लोगे उसको, ठीक है, किसी न किसी फूड वगैरह में वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही इसेंशियल फैटी एसिड क्या हो गया कि जो नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, हमारे बॉडी में सिंथेसाइज ना हो, ना फॉर्मेशन होता हो, लेकिन बॉडी के लिए तो वो इंपॉर्टेंट है, बॉडी की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल हर चीज़ के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए, तो उसलिए उसको बाहर से हम लोग को लेना पड़ता है, बाहर से खाना पड़ता है, हमारे डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जो है, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड इसेंशियल फैटी एसिड है, ठीक है। अभी इस पर एक PYQ भी आया है DI के एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो, अब मैं आपसे वही चीज़ यहाँ पे जस्ट मैं बना के पूछ दिया था कि टेल मी जो करके क्वेश्चन दिया था, वही चीज़ यहाँ पे कि हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन पाल्मिटिक एसिड एक्सक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अब इसका आंसर 16 कार्बन जो देगा वो अब समझ लो, ध्यान से लेक्चर नहीं सुन रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 कार्बन, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये गलत है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दिया एसेंशियल फैटी एसिड, वो तीनों एसिड बता दिए मैं आपको, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। लेकिन अगर एसेंशियल फैटी एसिड हमारे बॉडी में अगर कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तब क्या होगा, देखो एक डिजीज़ होगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीनोडर्मा। क्या बोलेंगे, फ्रीनोडर्मा। डर्मा यानी क्या, डर्मेटोलॉजी वगैरह टर्म सुने होंगे, डर्मा यानी स्किन होता है, ठीक है। तो फ्रीनोडर्मा, इसी को दूसरा नेम बोलते हैं फॉलिकुलर किरेटोसिस। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर किरेटोसिस, जो कि होता है डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। अगर फैटी इसेंशियल जो फैटी एसिड है अगर उनकी डिफिशियंसी हो हमारे बॉडी में, क्योंकि सिंथेसाइज नहीं हो रहा है और बाहर से अगर आप डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हो इसको, तो डिफिशियंसी हो सकती है, कमी हो सकती है, जनरल सी बात है ये, ठीक है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी हो बॉडी में, अगर मैं बात करूँ तो फ्रीनोडर्मा या तो फॉलिकुलर केराटोसिस हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में आपको ड्राई स्किन देखने को मिलेगा, क्योंकि डर्मा यानी स्किन में आपको पता है, तो ड्राई स्किन, और स्पेसिफिक बात करें तो टोड स्किन, यानी कि आपको मैं यहाँ पे फिगर भी आप इमेज में देख सकते हैं बेसिकली। तो देखो आप दिख रहा होगा ऐसा कि ये टोड स्किन जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा, टोड यानी फ्रॉग, देखो ना, दो टाइप के फ्रॉग होते हैं यार, एक जिसका स्किन सरफेस एकदम थोड़ा प्लेन होता है, जो कि वॉल वगैरह पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। और एक टोड होता है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हेल्दी टाइप का होता है, देखोगे स्ट्रक्चर वगैरह तो मुझे बनाने उतना नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो टोड स्किन उसके टाइप का थोड़ा सा स्किन होता है हमारा, ठीक है। ये हो गया आपका डिजीज़ जो कि, या डिफिशियंसी होता है इसेंशियल फैटी एसिड के कारण, जो डिजीज़ होता है उसे फ्रीनोडर्मा कहते हैं, जिसे फॉलिकुलर किरेटोसिस कहते हैं, जिसमें कि हमारा स्किन जो होता है वो ड्राई हो जाता है, टोड स्किन टाइप का हो जाता है, ठीक है। अब देखो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं यार क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। फाइनली बोल लो, इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं लिपिड का। मैं होप करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन किसका, लिपिड्स का। लिपिड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो तो क्लासिफिकेशन जो है लिपिड का, वो ब्लूअर दिए थे, कौन, ब्लूअर, इन 1943, 1943 में, यानी 1943 में ब्लूअर साइंटिस्ट थे, क्या थे, ब्लूअर। ये आपके क्लासीफाई किए लिपिड्स को, ठीक है। क्लासीफाई लिपिड किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैसे लिपिड्स बना हुआ है, जैसे ग्लिसरॉल से बना है, फैटी एसिड से बना है, अदर अल्कोहल से बना है, या तो अलग अलग ग्रुप्स कंटेन है उसमें, उसके बेसिस पे, यानी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, किस किस ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट से वो लिपिड बना हुआ है, उसके बेसिस पे ये जो ब्लूअर साइंटिस्ट है 1943 में लिपिड्स को क्लासीफाई किए, ठीक है। जो कि विच इज़ एज फॉलोज, जो कि नीचे निम्नलिखित है या नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की अगर बात करूँ तो सिंपल सा हमारे सिलेबस में, या ब्लूअर जो साइंटिस्ट थे वो 3 टाइप में क्लासीफाई किए, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेट लिपिड जिसे हम लोग कंपाउंड या हेट्रोलिपिड कहते हैं, और सिंपल लिपिड को देखो होमो यानी सेम यानी सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेट लिपिड यानी कंपाउंड बोल लो इसे, इसका दूसरा नाम हेट्रो भी है, यानी कि कॉन्जुगेट या कंपाउंड या हेट्रोलिपिड, और तीसरा डिराइव लिपिड, जो कि डिराइव ही होते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाले, इन दोनों से डिराइव होकर बनते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप में ब्लूअर हमारे साइंटिस्ट क्लासीफाई किए हैं, किसमें, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव लिपिड, ठीक है। और सिंपल का नाम मैं बताया आपको होमोलिपिड, कंपाउंड का नाम बताया मैं क्या, कॉन्जुगेट लिपिड और हेट्रोलिपिड या तो बोल लो, और डिराइव का नाम डिराइव लिपिड, ठीक है, ठीक है। तो बारी बारी से बात करते हैं, और देखो और भी क्लासीफाई करना चाहो तो फिर होता है 4th नंबर पे मिसलेनियस लिपिड, ठीक है। मिसलेनियस लिपिड, इसमें स्क्वेलिन वगैरह आता है, क्या आता है, स्क्वेलिन, जो कि हाइड्रोकार्बन होता है, फिर भी लिपिड का प्रॉपर्टी रखता है इसलिए लिपिड होता है।
इसीलिए देखो ये मिसलेनियस में आता है, ठीक है। मिसलेनियस यानी जो इन तीनों में क्लासीफाई ना हो सके, ठीक है, अलग प्रॉपर्टी टाइप का। तो देखो यार, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो यही 3 मेन है। कौन सा? यही 3 इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस वगैरह की बात करने की उतनी जरूरत नहीं, बस मैं आपको थोड़ा सा बता दिया कि मिसलेनियस लिपिड भी होता है क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल करते हैं। तो सिंपल लिपिड क्या होता है उसको बात करने से पहले थोड़ा सा रेज करते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं देखो सिंपल लिपिड्स की, इसकी सिंपल लिपिड्स, ठीक है। तो देखो सिंपल लिपिड क्या होता है कि दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। देखो डेफिनेशन वगैरह मैं आपको बता दिया कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल या वेरियस अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब रिएक्ट होता है तो एस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एस्टर लिंकेज यानी एस्टर बॉन्ड उसमें देखे होगे प्रेजेंट होगा, COO बॉन्ड, ठीक है, ऐसा C डबल बॉन्ड O ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए एस्टर हम लोग बोलते हैं उसे, ठीक है, जो कि एस्ट्रिफिकेशन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि दिस आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड वेरियस अल्कोहल एंड कैरी नो अदर सब्सटेंस। यानी कि इसे सिंपल लिपिड इसलिए बोलते हैं, इसमें सिंपली बस आपका अल्कोहल और फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, जिसमें कि एस्टर फॉर्मेशन होता है एस्टर बॉन्ड का, ठीक है, और कोई अदर सब्सटेंस इसके अलावा नहीं होता है। देखो वही चीज़ यहाँ स्टार भी मैं लिख दिया हूँ बना के कि फैटी एसिड प्लस अल्कोहल इसमें बस प्रेजेंट होता है, ये दोनों ग्रुप, ठीक है। अब सिंपल लिपिड को फर्दर में क्लासीफाई करते हैं ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट में और वैक्सेस में, ठीक है। 2 पार्ट में इसके हम क्लासीफाई करते हैं इसको फर्दर। ट्रू फैट बोलो या तो न्यूट्रल फैट, और दूसरा वैक्सेस, ठीक है। तो ट्रू फैट क्या होता है देखो, या न्यूट्रल फैट बोल लो कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्लिसरॉल। अगर एस्टर ऑफ फैटी एसिड और अल्कोहल की जगह अगर ग्लिसरॉल है बेसिकली, तो उसे हम लोग ट्रू फैट बोलेंगे, जैसे हम लोग डेफिनेशन में स्टार्टिंग बात कर रहे थे वो। तो वो ट्रू फैट बोलोगे उससे, या तो न्यूट्रल फैट बोलोगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, वही देखो यहाँ ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ये देखो CH2OH CH2H CH2H, और यहाँ पे आपका फैटी एसिड हो गया, ठीक है, ऐसा देखो COH ग्रुप, फिर R1 R2 COH R2 COH R3, ठीक है। तो यहाँ से देखो H2 यहाँ से रिमूव होगा, ऐसे H2O, यहाँ से भी H2O ऐसे रिमूव होगा, यहाँ से भी H2O ऐसे रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ऐसा, जो कि देखो C डबल बॉन्ड, ये जस्ट मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ यार, इसलिए उतना इसको फोकस नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो ये एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, एस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, जिसे हम लोग ट्राईग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बोलते हैं, जिसमें 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और 3 H2O बाहर निकलता है, ठीक है। ये बात सब हो चुकी है यार। देखो तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट, क्योंकि इन दोनों ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अलावा और कोई ग्रुप नहीं है, इसमें जो अल्कोहल होता है स्पेसिफिक वो ग्लिसरॉल होता है। अब देखो बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ट्राईग्लिसराइड कैन बी कॉल्ड एज फैट एंड ऑयल। अब ये जो ट्राईग्लिसराइड है देखो, इसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे इसको हम लोग फैट एंड ऑयल में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या कि अगर मेल्ट करने पे जैसे टाइप मैं आपको ऊपर ही बता दिया था जस्ट कि रूम टेम्परेचर पे अगर आपका सॉलिड या सेमी सॉलिड नेचर का तो हम लोग फैट बोलेंगे, और लिक्विड नेचर में पाया जा रहा है अगर रूम टेम्परेचर पे तो हम लोग ऑयल बोलेंगे, ठीक है। तो वही ट्राईग्लिसराइड को मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे हम लोग फर्दर फैट एंड ऑयल में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्दर जो टाइप था आपका सिंपल लिपिड का, क्या बी वाला जो पार्ट है इसका, वो क्या है, वैक्सेस, ठीक है, वैक्सेस। अब वैक्सेस क्या होता है, जैसे वैक्स देखोगे जो हम लोग हेयर में वैक्स लगाते हैं, ठीक है, और वैक्स वगैरह देखोगे कहीं जैसे कैंडल वगैरह में भी देखो वो वैक्स होता है। फिर हमारे देखो यहाँ पे सेरुमिनस ग्लैंड नाम सुने होंगे, सेरुमिनस ग्लैंड, इससे भी वैक्स निकलता है, ठीक है। ईयर वैक्स, ईयर वैक्स यानी ईयर वैक्स बोल लो, ये सब देखो सब लिपिड्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली सब, ठीक है। सेरुमिनस ग्लैंड हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब देखो ये सब वैक्सेस होते हैं, जैसे और वैक्स जैसे मैं आपको बताया हेयर में लगाने के लिए वैक्स वगैरह आता है, ठीक है, जो कि देखो ऐसे देखोगे बहुत लोग लगाते भी हैं टाइप का कि थोड़ा सा बाल वगैरह लगा के स्पाइक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो सब वैक्स हो गया। फिर बी वैक्स भी होता है जो कि प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल ग्लैंड में वर्कर बी के, ठीक है। अब देखो वैक्स क्या होता है कि डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे लिखोगे नहीं कि हम लोग अगर वैक्स का मान लो आपसे पूछ रहा है डेफिनेशन, तो इतना मैं मान रहा हूँ कि आप लोग लिख लोगे कि इट इज़ द टाइप ऑफ या फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल लिपिड, ठीक है, सिंपल लिपिड के अंदर आता है ये। अब ये नहीं लिखोगे ना कि हेयर वैक्स ये वैक्स वो वैक्स, इसमें डेफिनेशन लिखने के लिए चाहिए आपको, तो क्या लिखोगे कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, हमेशा एस्टर ऑफ फैटी एसिड तो होगा ही, एंड अल्कोहल अदर दैन ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के अलावा और कोई अल्कोहल इसमें होगा, ठीक है। इसका ध्यान से समझो कि जो आपका बेसिकली ट्रू फैट या जो न्यूट्रल फैट था उसमें क्या था कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का ईस्टर बॉन्ड था, ठीक है। जबकि वैक्स में क्या होता है, ग्लिसरॉल के अलावा कोई अल्कोहल होता है, ठीक है। कोई भी अल्कोहल हो सकता है लेकिन ग्लिसरॉल उसमें नहीं होगा, ठीक है।
एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे वैक्स। एग्जांपल में बी वैक्स हो गया और पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स यानी कैंडल में देखोगे ये वाला, और बी वैक्स में देखोगे बी वैक्स जो कि प्रेजेंट होता है वर्कर बी के एब्डोमिनल ग्लैंड में, ठीक है। इसका काम क्या होता है बी वैक्स का, देखो जैसे हाइव यानी छत्ता देखोगे, जो छत्ता लगाती है मधुमक्खी वगैरह, ठीक है। वो कैसा होता है, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ थोड़ा सा, वो ऐसा कुछ, ये यार स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसा बी वैक्स देखोगे ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ऐसा छत्ता लगाते हैं सब। तो लेकिन अब इसमें वैक्स का क्या रोल है, देखो ये इसको ये जो ये एक सेल होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेल। ये सेल होता है और ओवरऑल से हाइव बोलते हैं, हाइव हिंदी में छत्ता बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स होते हैं 1 सेल 2 सेल 3 सेल डिफरेंट सेल हैं, ये सब इस बी वैक्स के मदद से हेल्प से अटैच होते हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैं दिखाऊँ, ये सेल है देखो, और ये जो रेड कलर्स में दिखाऊँ ये सब, ये आपका क्या है, बी वैक्स। इन बी वैक्स की मदद से ये दोनों सेल, तीनों चारों पांचों सभी सेल अटैच हैं, चिपके हुए हैं, अलग नहीं हो रहे हैं, ठीक है। किसकी मदद से, बी वैक्स की मदद से, जो कि मिलता है एब्डोमिनल ग्लैंड में वर्कर बी के, ठीक है। तो ये हो गया वैक्स के एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना होगा यार, तो एग्जाम्पल में हेयर वैक्स लिख देना, ठीक है, ईयर वैक्स वगैरह लिख देना, ठीक है। और देखो मैं बात करूँ दूसरा टाइप, कॉन्जुगेट लिपिड, जिसको हम लोग कंपाउंड लिपिड बोलते हैं या तो हेट्रोलिपिड बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं लास्ट में आपको शॉर्ट में क्लासिफिकेशन बता दूंगा, ठीक है। अभी अभी माइंड में अगर देखो हम होता है हमेशा क्या कि अच्छे से समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन क्या है कि माइंड में अगर थोड़ा सा क्लासीफाई पिक्चर टाइप में अगर मिल जाए आपको, थोड़ा सा माइंड मैप टाइप का, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं लास्ट में जब क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि जैसे लिपिड हो गया, ये आपका 3 पार्ट में होता है। फिर ये पहला जो हो गया आपका सिंपल लिपिड, ये फर्दर होता है आपका 2 पार्ट में, 2 फैट या न्यूट्रल फैट में, फिर लिपिड में, ऐसे कंपाउंड वाला किस में ऐसे फर्दर डिवाइड करके बताऊंगा, ठीक है। अभी बस पहले समझते चलो, फिर क्लासीफाई लास्ट में कर लेंगे एक बार फिर से, ठीक है। तो देखो सेकंड बात करूँ तो कॉन्जुगेट लिपिड क्या होता है, तो दीज आर द फैटी एसिड, मतलब दीज आर द एस्टर होते हैं ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग एन अल्कोहल, अल्कोहल और फैटी एसिड का एस्टर होते हैं, एंड अ फैटी एसिड एंड अदर ग्रुप, ठीक है। बात समझो कि कॉन्जुगेट में, अभी डिफिनेशन भूल जाओ, देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो कॉन्जुगेट लिपिड होता है उसमें आपका फैटी एसिड और अल्कोहल तो होगा ही, उसका एस्टर प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। लेकिन इनके अलावा अदर ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे। अदर ग्रुप में जैसे क्या हो गया, देखो सच एस अदर ग्रुप में जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो सकता है, प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हो सकता है और फॉस्फेट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। जबकि सिंपल लिपिड में ऐसा नहीं था, सिंपल लिपिड या होमोलिपिड में ऐसा नहीं था, उसमें बस आपका अल्कोहल था और फैटी एसिड का एस्टर बॉन्ड था, ठीक है। लेकिन कॉन्जुगेट में या कंपाउंड में इन दोनों के अलावा भी तीसरा चीज़ कोई अदर ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। अब कौन सा ग्रुप इन सब में से लगा उसके बेसिस पे भी तो क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो फॉस्फेट ग्रुप लगा है, कौन सा, फॉस्फेट ग्रुप, तो फॉस्फोलिपिड बोल दोगे कि लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप लगा है, ठीक है। और लिपिड में जनरल डिफिनेशन में अल्कोहल और फैटी एसिड का एस्टर तो होता ही है। तो फॉस्फोलिपिड की डिफिनेशन जैसे मैं बताया आपको, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, तो मैं बता रहा था ना वहाँ पे कि कंपाउंड लिपिड के अंदर आता है, तो देखो यहीं पे मैं बता रहा हूँ वो चीज़, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है डिफिनेशन, कि लिपिड कंटेनिंग फैटी एसिड एंड अल्कोहल एस्टर, ऐसा लिपिड जो कि फैटी एसिड एंड अल्कोहल का एस्टर कंटेन करे, अलॉन्ग विथ, उसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड एंड मेनी टाइम्स अ नाइट्रोजन बेस आर अमीनो एसिड, सम अदर स्पेसिस लाइक इनोसिटोल, ठीक है। यानी कि सिंपल समझो, फॉस्फोलिपिड में क्या होता है कि आपका फैटी एसिड और अल्कोहल का एस्टर तो होता ही है, और उसमें फॉस्फोरिक एसिड या बोलो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और देखो ऐसे ही फर्दर फॉस्फोलिपिड को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अब ये डिपेंड करता है, देखो नाम कैसे पड़ा है, ग्लिसरो देखो और स्फिंगो। अगर ग्लिसरो यानी ग्लिसरॉल अगर अल्कोहल प्रेजेंट होगा, क्या होगा, ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड समझ में आ गया होगा कि लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो फॉस्फोलिपिड में आपका क्या होगा कि नाइट्रोजन ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, लिपिड में, अदर देन एस्टर बॉन्ड ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड द अल्कोहल बोलो स्पेसिफिक, ठीक है। तो लेकिन अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या है कि ग्लिसरो यानी ग्लिसरॉल, क्या होता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल अल्कोहल होगा। देखो फॉस्फोलिपिड कंटेन ग्लिसरॉल एज द अल्कोहल। अगर अल्कोहल, अगर स्पेसिफिक ग्लिसरॉल लगा हो फॉस्फोलिपिड में तो हम लोग बोलेंगे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल की बात करूँ तो लेसेथिन एंड सिफेलिन, क्या एग्जाम्पल हुआ, लेसिथिन एंड सिफेलिन। थोड़ा सा लेसेथिन का क्या फंक्शन है बॉडी में ये भी देख लो, इंपॉर्टेंट है कि इट फॉर्म सर्फेक्टेंट इन लंग्स टू रिड्यूस सरफेस टेंशन, एसटी यानी क्या, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो कोलेसिथिन ये आपका लिपिड है जो कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एग्जांपल है। तो ये क्या करता है, ये सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है जो कि रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन में हमारे लंग्स
में सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसा देखो अल्वियोलाई जो होता है, अल्वियोलाई जिसे हम लोग एयर सैक बोलते हैं, जो कि लंग्स में होता है प्रेजेंट, तो ये क्या होता है, देखो इसमें ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कोलैप्स ना हो जाए, मतलब कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहे, इसीलिए इसमें आपका प्रेजेंट होता है क्या है, लेसिथिन। क्या होता है, लेसिथिन, जो कि इसको स्मूथली एक्ट कराने में मदद करता है। सरफेस टेंशन जो इसमें क्रिएट ना हो उसको रिड्यूस, अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने में प्रॉपरली एक्ट कर सके अल्वियोलाई, तो लेसिथिन उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेसिथिन इसमें पाया जाता है, ठीक है। जैसे सर्फेक्टेंट वगैरह मतलब समझते हो, जैसे अगर सर्फेक्टेंट जैसे सर्फ की अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, सर्फ यानी डिटर्जेंट वगैरह, तो क्या होता है, अगर कोई आप कपड़ा धुल रहे हो, अगर कम डिटर्जेंट लगाए हो पाउडर, तो थोड़ा सा मेहनत लगता है, जबकि अगर आप ज़्यादा सर्फेक्टेंट यानी ज़्यादा सर्फ वगैरह अगर लगा रहे हो तो थोड़ा सा आसानी से धुल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मान के चलो इसको याद करने के लिए कि ये सर्फेक्टेंट क्या है कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है लंग्स में, ठीक है। और स्पेसिफिक एग्जाम्पल बात करें तो अल्वियोलाई वगैरह में, ठीक है। देखो और दूसरा फंक्शन क्या होता है कि आल्सो प्रेजेंट इन बाइल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो बाइल सॉल्ट होता है, वो बाइल सॉल्ट का देखो मेन रोल होता है आपका ब्रेक डाउन करने में फैट को, ठीक है। तो इसके साथ बाइल सॉल्ट के साथ लेसिथिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। सिमिलरली दूसरा हो गया इसमें फॉस्फोलिपिड में स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। क्या हो गया, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। इसमें क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल स्फिंगोसिन, ठीक है। जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में अल्कोहल ग्लिसरॉल था, सिमिलरली स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में जो अल्कोहल होगा वो स्फिंगोसिन होगा। क्या होगा, स्फिंगोसिन। एग्जाम्पल में बात करूँ तो स्फिंगोमाइलिन। अब देखो मैं आपको बताया तो थोड़ा सा जस्ट ऊपर कि लेसिथिन का वर्क में, कि लेसिथिन आपका सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है, जो कि रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, जो कि लंग्स में पाया जाता है, ठीक है, लंग्स प्रोड्यूस करता है। तो सिमिलरली लंग्स में लेसिथिन के साथ साथ स्फिंगोमाइलिन भी मिलता है। क्या होता है, स्फिंगोमाइलिन भी ऐसे ही यही उसका भी एक्ट करता है, मतलब सिमिलरली लेसिथिन की तरह स्फिंगोमाइलिन भी एक्ट करता है, ठीक है, हेल्प करता है। अब देखो फर्दर बात करूँ तो फॉस्फोलिपिड हो गया, दूसरा ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। जैसे बेस्ड ऑन द ग्रुप्स वगैरह की हम लोग बात करते हैं कंपाउंड लिपिड में, कि अगर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो फॉस्फोलिपिड बोलोगे, अगर और उसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड क्लासीफाई किया गया। फिर अगर ग्लाइको यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको नहीं होता कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे ग्लूकोज वगैरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ये मोनोसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है ये सब, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे उसको ग्लाइकोलिपिड। अगर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट होगा लिपिड में तो हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो दिस लिपिड कंटेन अ फैटी एसिड, तो प्रेजेंट होगा ही, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है। द अल्कोहल इज स्फिंगोसाइन, इसमें अल्कोहल स्फिंगोसाइन होगा, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड। अब देखो स्फिंगोलिपिड ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है इसलिए ग्लाइको टर्म यूज कर दिया गया है, ठीक है। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड क्या हो गया कि ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट होगा, नाइट्रोजन ग्रुप होगा, स्फिंगो यानी स्फिंगोसिन होगा, और लिपिड तो है यानी कि फैटी एसिड अल्कोहल वगैरह तो होगा ही, ठीक है। और इसमें स्पेसिफिक अल्कोहल स्फिंगोसिन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट ग्रुप अगर एब्सेंट होगा इन द क्लास ऑफ लिपिड, तो उसका एग्जाम्पल वगैरह ये हो गया, ठीक है। अगर ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ग्रुप अगर एब्सेंट है लिपिड में तो हम लोग गैंग्लियोसाइड बोलेंगे और सेरिब्रोसाइड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा क्लासिफाई फर्दर कर सकते हैं उसी में कि लाइपोप्रोटीन, यानी कि लाइपो यानी लिपिड, प्रोटीन यानी प्रोटीन, यानी प्रोटीन ग्रुप जो प्रेजेंट होगा लिपिड में तो लाइपोप्रोटीन बोलोगे। दे रिप्रेजेंट द लार्ज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड, इसमें लिपिड का लार्ज मॉलिक्यूल मतलब लार्ज कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर अटैच होता है प्रोटीन के साथ, ठीक है, ये सब लाइपोप्रोटीन बोलोगे। अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड भी बोल सकते हो, जैसे अमीनो लिपिड में अमीनो एसिड लगे होंगे, लाइपोपॉलीसेकेराइड यानी ढेर सारे पॉलीसेकेराइड लगे होंगे लिपिड से, सल्फोलिपिड यानी यानी सल्फेट ग्रुप वगैरह लगा होगा लिपिड के साथ, ठीक है। अब सिमिलरली थर्ड जो टाइप हो गया आपका फाइनल, वो क्या होगा, डिराइव्ड लिपिड। ये हो गया क्या, डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। अब यहाँ पे धूप नहीं दिख रहा होगा क्लियर तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि डिराइव्ड लिपिड में क्या हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड। जो डिराइव्ड यानी नेम से ही पता चले डिराइव हुआ होगा, किससे डिराइव हुआ होगा, जो आपका सिंपल लिपिड है और कंपाउंड लिपिड से ही डिराइव होके ये बनता है, उसके डेरिवेटिव होते हैं ये, इसलिए बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड, ठीक है, ठीक है। तो देखो ऑल डेरिवेटिव, अब एक बात समझो कि सभी डेरिवेटिव जो है, ऑल डेरिवेटिव ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड आर नॉट डिराइव्ड लिपिड। ये क्या हो गया कि सभी डेरिवेटिव जो हैं आपके सिंपल और कंपाउंड लिपिड के सभी डेरिवेटिव को हम लोग डिराइव्ड लिपिड नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ कंडीशन है, टर्म कंडीशन है, क्या है उसको समझने से पहले देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखा है, क्या कंडीशन है कि इट मस्ट फॉलो, इसे मस्ट फॉलो, मतलब इसको फॉलो करना होगा या ओबे करना होगा क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड, ठीक है। हम लोग सभी डेरिवेटिव सिंपल और कंपाउंड लिपिड के डेरिवेटिव को डिराइव लिपिड नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसको कुछ रूल फॉलो करना होता है, वो क्या है
किसको प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड को फॉलो करना होता है या ओबे करना होता है, इसको प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड को फॉलो करना होता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड कौन कौन सी होती हैं, जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी, बायोलॉजिकल यूटिलिटी और एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल, ठीक है। जैसे कि हम लोग डिफिनीशन में हम लोग बात किए थे कि प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड में देखो सॉल्युबिलिटी क्या कि ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन, टोलिन, CCl4, ठीक है, और मतलब सिमिलरली ये सब टाइप के, ठीक है। और भी बात कर सकते हो ईथर, अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें सॉल्युबिलिटी ये हो गया, और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट बेसिकली। फिर दूसरा बायोलॉजिकल यूटिलिटी, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में ये यूटिलाइज हो सकें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है लिपिड की कि बायोलॉजिकल सिस्टम में ये यूटिलाइज हो सकें, ठीक है, बायोलॉजिकल यूटिलिटी है ये। फिर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, तीसरा प्रॉपर्टी तो ये है कि ईस्टर होनी चाहिए फैटी एसिड और अल्कोहल की, ठीक है। अब क्या है, ये जो थर्ड पॉइंट है, मैं थोड़ा सा इसको रेड कलर से करना चाह रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट बात है कि जो थर्ड पॉइंट है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कभी कभी क्या होगा, कोई कोई लिपिड ये वाले थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी कोई लिपिड जो होगा वो थर्ड वाले इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, फिर भी वो लिपिड होगा, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी और बायोलॉजिकल यूटिलिटी को फॉलो करता है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए। तो देखो अब मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे फॉस्फोलिपिड में बात किया था, कंपाउंड लिपिड था ये, जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट थे, ठीक है। अगर फॉस्फोलिपिड को हाइड्रोलाइज करोगे, क्यों, देखो मैं ऐसा बोला कि ऑल डेरिवेटिव ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड आर नॉट डिराइव्ड लिपिड। देखो ये तो यार दो बात हो गई ना, कि आपसे मैं बोल रहा हूँ कि जितने कि डिराइव्ड लिपिड क्या होता है कि ये डेरिवेटिव होते हैं सिंपल और कंपाउंड लिपिड के, तो हम लोग डिराइव्ड लिपिड बोलते हैं उसको। और एक जगह मैं ये भी बोल रहा हूँ कि सभी डेरिवेटिव सिंपल और कंपाउंड लिपिड के डिराइव्ड लिपिड हम लोग नहीं बोलेंगे उसे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्हें रूल फॉलो करना होता है कुछ, और प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड को, और प्रॉपर्टी क्या तीनों में बता ही दिया, लेकिन क्यों हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि सभी डेरिवेटिव नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो फॉस्फोलिपिड क्या है आपका एक कंपाउंड लिपिड है, ये आप मानते हो कि नहीं, मैं जस्ट ऊपर बात किया था, ये कंपाउंड लिपिड है, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड को ब्रेक डाउन करोगे, यानी हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, ब्रेक डाउन करोगे उसको वाटर के प्रेजेंस में, तो आपको फॉस्फेट ग्रुप जो मिल रहा है, मान लो फॉस्फेट ग्रुप मिला, फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो फॉस्फेट ग्रुप मिला, इसको अगर ब्रेक डाउन किया गया, ठीक है, तो क्या फॉस्फेट ग्रुप आपका लिपिड है? सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है कि फॉस्फोलिपिड कंपाउंड लिपिड था, इसको हम लोग हाइड्रोलाइज किए यानी ब्रेक डाउन किए, तो इसका जो डेरिवेटिव फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा है हाइड्रोलाइज करने के बाद, क्या ये लिपिड है? लिपिड तो नहीं है यार। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी डेरिवेटिव सिंपल और कंपाउंड लिपिड के नहीं होंगे डिराइव लिपिड, ठीक है। देखो डिराइव लिपिड फॉस्फेट नहीं होगा, बिकॉज फॉस्फेट हैज़ नो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिपिड। अब क्यों नहीं डिराइव्ड है? क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड है या कैरेक्टरिस्टिक है लिपिड का, ये फॉलो नहीं करता है डिराइव फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और हाइड्रोलाइज करने पे यानी ब्रेक डाउन करने पे या डेरिवेटिव होते हैं डिराइव लिपिड सिंपल और कंपाउंड लिपिड के, कुछ कुछ डेरिवेटिव जो होते हैं वो होते हैं। क्यों? जैसे एग्जांपल बात करूँ तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का जब हाइड्रोलिसिस करोगे, देखो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है, मैं स्ट्रक्चर ऊपर बताया था, इसको ट्राई ग्लिसराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये ग्लिसरॉल है, ठीक है, ग्लिसरॉल है ये, यहाँ पे फैटी एसिड लगा है, 3 फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लगा था या मोल लगा था एक ग्लिसरॉल के साथ, 3 H2O मोल निकल रहा था और एस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते थे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। अगर इसको मैं हाइड्रोलाइज करता हूँ, वाटर प्लेन्स में ब्रेक डाउन करता हूँ, तो एक फैटी एसिड मान लो मैं ब्रेक डाउन कर दिया, इसका निकाल दिया, तो 2 फैटी एसिड लगा है और एक ग्लिसरॉल लगा है, तो उसको मैं बताया था आपको डाई एसाइल ग्लिसरॉल या डाई ग्लिसराइड बोलोगे। क्या बोलोगे? डाई ग्लिसराइड। इसका मतलब होगा डाई यानी 2, आइड यानी फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होगा, तो उससे बोलेंगे डाई ग्लिसरॉल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, जो कि डिराइव लिपिड है। क्यों? क्योंकि डिराइव हो रहा है यार किससे? सिंपल लिपिड से, ठीक है। किससे डिराइव हो रहा है? ये सिंपल लिपिड से डिराइव हो रहा है। सिंपल लिपिड क्या होता था? ग्लिसरॉल और अल्कोहल, मतलब सिंपल सा अल्कोहल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से एस्टर जो बनता था उसको हम लोग बोलते थे सिंपल लिपिड। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल और 3 मोल ऑफ फैटी एसिड के साथ जो बन रहा है आपका ट्राईग्लिसराइड, ये ट्राईग्लिसराइड ऐसे बनता है, एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड के साथ। लेकिन अब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल यानी ट्राईग्लिसराइड का अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो एक फैटी एसिड को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो 2 फैटी एसिड बचेगा, 2 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, तो बोलेंगे डाई एसाइल ग्लिसरॉल या डाईग्लिसराइड, ठीक है, जो कि डिराइव हो रहा है आपके इस ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल से ही, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये डिराइव लिपिड है। कौन? डाई एसाइल ग्लिसरॉल। अब देखोगे यार स्ट्रक्चर की बात सोचोगे, थोड़ा सा मैं रेज करता हूँ फिर बताता हूँ आपको, बोलता रहता हूँ अच्छा इसी में क्या कि डाई एसाइल ग्लिसरॉल सोचोगे, ये भी तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है यार, कि 2 फैटी एसिड लगे हैं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, तो ये सिंपल लिपिड क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, कैसे ये डिराइव्ड में आ जा रहा है? क्या उन दोनों में हम लोग नहीं इसको बोल सकते हैं?
सिंपल और कंपाउंड में। तो इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड में मैं आपको बताया क्या कि 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला सॉल्युबिलिटी, दूसरा होता है क्या बायोलॉजिकल यूटिलिटी, और तीसरा क्या होता है आपका एस्टर ऑफ द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल यूटिलिटी वाला जो फैक्टर है आपका प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता है डाईएसाइल ग्लिसरॉल। जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल है वो आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं मिलता है। ठीक है, वो आप हमेशा आपको ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल जनरली मिलता है, इसका ब्रेकडाउन करके डाईएसाइल ग्लिसरॉल बनाया जाता है, इसीलिए आपका डिराइव्ड लिपिड है। सिमिलरली मोनोएसाइल ग्लिसरॉल भी डिराइव्ड लिपिड है जो कि डिराइव होता है आपका ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल से। ठीक है, जब 2 फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे तो एक फैटी एसिड अटैच रहेगा ग्लिसरॉल से, तो हम लोग इसे बोलेंगे क्या मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, जो कि डिराइव्ड लिपिड है क्योंकि बायोलॉजिकल यूटिलिटी में यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे नहीं मिलता है जनरली। ठीक है, इसलिए वो वही चीज़ आपके नोट्स के लिए लिख दिया हूँ कि इफ़ वी हाइड्रोलाइज ऑल 3 बॉन्ड वी गेट ग्लिसरॉल। अब देखो क्या है कि एक फैटी एसिड के बॉन्ड को ब्रेक किए तो डाईसाइल ग्लिसरॉल बना, दोनों फैटी एसिड को तोड़ दिए बॉन्ड को तो मोनोसाइल ग्लिसरॉल बना। अब तीनों फैटी एसिड के बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दिया मैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, देखो यहाँ पे ये अगर ये फैटी एसिड तीनों को अगर मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया तो बस बचेगा आपको क्या ग्लिसरॉल, बस ग्लिसरॉल बच रहा है ना। तो ग्लिसरॉल भी आपका एक डिराइव्ड लिपिड है, ग्लिसरॉल भी आपका लिपिड है यार गजब। ये क्या हो गया देखो यहाँ पे लिखा था कि इफ़ वी हाइड्रोलाइज ऑल 3 बॉन्ड वी गेट ग्लिसरॉल, जो कि अगेन एक डिराइव्ड लिपिड है यार। ऐसे कैसे हो गया, इसलिए डिराइव्ड लिपिड है क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में फाउंड ग्लिसरॉल हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम मिलता है, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड बायोलॉजिकल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अगर बायोलॉजिकल सिस्टम मिल रहा है, भले ही देखो इसमें नो एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, स्टिल ये आपका एक डिराइव्ड लिपिड है। देखो उसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था यहाँ पे कि कभी कभी क्या होगा कि ये जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी यहाँ पे ये देखो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ये थर्ड जो प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं होगा जनरली कभी कभी कि एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल ये नहीं मिलेगा आपको, फिर भी वो ग्लिसरॉल वो आपका लिपिड होगा। आपको मिल गया किस केस में ये एग्जाम्पल, ग्लिसरॉल के केस में। ग्लिसरॉल क्या है देखो नॉट ए ग्लिसरॉल तो एक अल्कोहल है यार ना, इसमें कहाँ एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है वगैरह। ठीक है, फिर भी ये बायोलॉजिकल सिस्टम मिलता है, इसलिए ये आपका एक डिराइव्ड लिपिड है। ठीक है, तो फाइनली अब हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह कर चुके हैं। अब मैं आपको बोला था कि शॉर्ट में हम लोग क्लासीफाई करेंगे, तो शॉर्ट में मैं आपको क्लासीफाई करके दिखाता हूँ। उसके लिए अब इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखे अच्छे से। ठीक है, अब पेज के ऊपर भी ध्यान मत दो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको देखो। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो कि लिपिड जो है, लिपिड को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई किए। पहला सिंपल लिपिड, दूसरा कंपाउंड या इसी को कॉन्जुगेट बोलो या हेट्रो बोलो, तो मैं एक नाम लिखता हूँ कंपाउंड, तीसरा डिराइव्ड। तो डिराइव्ड का तो कोई फर्दर हम लोग पार्ट नहीं पढ़े हैं इसलिए इसको छोड़ दो। ठीक है, छोड़ मतलब फर्दर नहीं क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, और फिर मिसलेनियस वाला मैं आपको बताया था यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिसलेनियस, उसका भी अभी हमको जरूरत नहीं है, इसका एग्जाम्पल में स्क्वेलिन वगैरह बताया था। ठीक है, तो अभी 3 की बात करते हैं हम लोग। तो सिंपल में आपको मैं 2 पार्ट बता दिया, क्या एक हो गया आपका ट्रू फैट और न्यूट्रल फैट। ये देखो मैं आपके लिए यार क्लासिफिकेशन फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए शॉर्ट में। ठीक है, और दूसरा बी वैक्स बताया था, बी वैक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर कंपाउंड में मैं आपको बताया कि कंपाउंड लिपिड क्या होता है कि अलग अलग इसमें अदर ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं अल्कोहल और फैटी एसिड के एस्टर के अलावा। ठीक है, तो अगर मान लो अगर फॉस्फेट और नाइट्रोजन ग्रुप होगा तो हम लोग बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। अगर अभी नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा मैं अब जूम करता हूँ, अब देखो दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट। ठीक है, फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड को फर्दर भी हम लोग मैं बताया कि फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं क्या, ग्लिसरो, 1 मिनट, ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और स्फिंगो फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड और स्फिंगो फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर दूसरा हो गया क्या, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन, इसमें लिपिड के साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच होगा, कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल होंगे लिपिड के, उसके साथ प्रोटीन अटैच होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड इसमें क्या होगा आपका, ग्लाइको यानी ग्लूकोज से मैं आपको याद कराया था कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर अदर प्रोटीन जैसे सल्फोलिपिड हो गया, सल्फोलिपिड। फिर आपका लाइपो पॉलीसेक्राइड हो गया। ठीक है, ऐसा टाइप का अमीनो लाइपो हो गया, लाइपो अमीनो एसिड हो गया टाइप का, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसमें अमीनो लाइपो में क्या हो जाएगा, या अमीनो लिपिड्स में क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसा। तो ये शॉर्ट सा यही इतना बड़ा क्लासिफिकेशन था यार, इतना बहुत हाई फाई कुछ नहीं था। ठीक है, तो इतना शॉर्ट में इसका लिपिड का क्लासिफिकेशन है। अब क्या क्लासिफिकेशन कोई पूछेगा तो कैसे करना कि लिपिड सिंपल,
कंपाउंड डिराइव्ड, सिंपल में ट्रू फैट या न्यूट्रल फैट और बी वैक्स, कंपाउंड में फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और अदर लिपिड्स में, और फॉस्फोलिपिड में फर्दर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। और डिराइव्ड लिपिड में आपका बता सकते हो कि डिराइव होता है ये सब सिंपल और कंपाउंड लिपिड से ही इसका डेरिवेटिव होता है। इसमें आपको एग्जांपल दे देना कुछ, जैसे ग्लिसरॉल, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, मोनोसाइल ग्लिसरॉल वगैरह, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखा हूँ यहाँ पे क्या, कि फॉर मोर एग्जाम्पल बात करूँ तो लिपिड, फैट सोल्यूबल, विटामिन वगैरह, ठीक है, स्टेरॉइड, हार्मोन वगैरह, ये सब भी आपका आता है एग्जाम्पल में, ठीक है। अब देखो हम लोग फाइनल यहाँ पे बात करने वाले हैं किसका, केमिकल नेचर, किसका, केमिकल नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का केमिकल नेचर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग कितने केमिकल नेचर बात करूँगा अगर मैं बताऊँ तो, एक हाइड्रोलिसिस हो गया, दूसरा सैपोनिफिकेशन हो गया, तीसरा आपका हेलोजिनेशन हो गया, चौथा आपका क्या हो गया यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाइड्रोजिनेशन, और पांचवा रेंसिडिटी, ठीक है। ये 5 हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको आगे कैसे मूव करेंगे बताता हूँ, कि अब हम लोग केमिकल नेचर में देखेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखेंगे लिपिड का, जिसमें कि 5 केमिकल रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल रोल में, 6 बायोलॉजिकल रोल में आपको बताऊंगा। उसके बाद ये हमारा लिपिड्स कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से डिटेल में, और लास्ट में थोड़ा सा PYQ कर लेंगे जो DI एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन बस आपको मैं करा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको लगे हाँ यार बहुत अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं हम लोग, बस सिलेबस से अगर फॉलो करो अच्छे से, कि एक अच्छे से अगर कोई चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको हर क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब केमिकल रिएक्शन ऑफ लिपिड, जिसमें पहला रिएक्शन है क्या, हाइड्रोलिसिस। कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी क्या, हाइड्रो यानी वाटर, और लिसिस यानी क्या, लिसिस यानी ब्रेक डाउन। हाइड्रो यानी वाटर, लिसिस यानी ब्रेक डाउन, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, लिसिस यानी ब्रेक डाउन, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ लाइपोलिसिस, ठीक है, लाइपोलिसिस मतलब क्या समझे, लाइपो यानी लिपिड, लिसिस यानी ब्रेकडाउन, यानी अगर ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड बोलूँगा तो उसको एक टर्म बोलूँगा क्या, लाइपोलिसिस। यानी कि पूछो लाइपोलिसिस मतलब क्या, तो ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, लाइपोजेनेसिस मतलब क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। तो देखो हाइड्रोलिसिस क्या है, इसका रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ लिपिड की बात करूँ तो हाइड्रोलिसिस क्या है, कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल आर हाइड्रोलाइज या स्प्लिट बाई वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम, दस एस्टर बॉन्ड आर ब्रोकन डाउन फॉर्मिंग ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। सिंपल सा यार, अपोजिट हो गया है। जैसे क्या था कि 3 मोल ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन करके आपका बना रहा था क्या, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या तो ट्राई ग्लिसराइड बोल लो। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, उसको वाटर के प्रेजेंस में या वाटर प्रेजेंस 3 वाटर के मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है, तभी ना हाइड्रोलिसिस बोल रहा हो, और डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे लाइपेज वगैरह हो जाएगा और एसिड हो जाएगा कोई, ठीक है, या तो एसिड रख लो या डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह ले लो, उसके प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करोगे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का, तो आपको मिलेगा क्या, ग्लिसरॉल और 3 मोल ऑफ फैटी एसिड। जैसे देखो ये आपका हो गया क्या, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, ये क्या हो गया, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल स्ट्रक्चर। ऊपर जस्ट अभी इसी वीडियो में सब बात हो चुकी है, इसलिए मैं अच्छे से अब स्ट्रक्चर फिर से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का अगर 3 मोल ऑफ वाटर से यहाँ पे रिएक्ट करोगे एसिड के प्रेजेंस में, या तो लाइपेज, लाइपेज क्या डाइजेस्टिव एंजाइम है, या तो लाइपेज ले लो या एसिड ले लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसे, सिंपल सा देखो, या तो ऐसे इसको ब्रेक डाउन कर लो, देखो ऐसा, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा इरेज करता हूँ, फिर आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे करना, कि ये आपका क्या है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसका दूसरा नाम हम लोग ट्राई ग्लिसराइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ H2O से, देखो एक ये H2O को मैं ऐसे लिखा हूँ कैसे, HOH, ठीक है, तो 3 मोल है, देखो 1 2 3 मोल, ठीक है। तो कैसे रिएक्ट करेगा, देखो ट्रिक बताता हूँ क्या, ऐसा इसको, एक मिनट, ऐसा ऐसे फॉर्म करना, ठीक है, ऐसा क्या करना, ये देखो ट्राईसाइल ग्लिसरॉल था, यहाँ पे H2O था, तो HOH 3 मोल ऐसे लिख देना, फिर यहाँ पे CH2 के बाद जो ऑक्सीजन है वहाँ से बॉन्ड लेते हुए, यहाँ से H का बॉन्ड लेते हुए कंबाइन करना, और इसका इसके साथ कंबाइन कर देना, कॉम्बिनेशन में हटा देना, ठीक है, ऐसा CH2 का OH के साथ। ट्रिक बता रहा हूँ यार, रिएक्ट कराने का, जल्दी से आपको बनाने का, ठीक है। बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह तो पढ़ना नहीं हम लोग को इसका, इसमें कुछ, ठीक है। तो CH2 के साथ OH कंबाइन किया तो CH2H, फिर इस CH के साथ OH तो CHOH, फिर CH2OH ये वाला, ठीक है। फिर ये वाला आपस में कंबाइन कर लिया इतना, ब्लैक पेन से अगर मैं दिखाऊँ थोड़ा सा, तो ये वाला जो है इतना आपस में कंबाइन कर लिया, और क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे ये था RC डबल बॉन्ड O था,
फिर ये H इसके साथ कंबाइन हुआ तो यहाँ पे H लग जाएगा इससे, H बॉन्ड से O, ठीक है ऐसा। तो देखो वही ऐसा हो गया क्या, ये वाले को यहाँ पे मैं बनाऊँ तो RC डबल बॉन्ड O था, देखो RC डबल बॉन्ड O फिर O था, फिर ये वाला H आके जुड़ गया, ये वाला H तो हो गया H। तो ये हो गया क्या आपका फैटी एसिड, ठीक है, क्योंकि देखो R कोई लॉन्ग कार्बन की चेन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया तो देखो यहाँ पे 3 मोल निकला, कैसे, एक ये वाला, एक ये 3 मोल ऑफ फैटी एसिड, तो 3 मोल ऑफ फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया पहला रिएक्शन जो कि एसिड के या लाइपेज के प्रेजेंस में होता है, 3 मोल ऑफ H2O रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन की बात करूँ तो ये है आपका सैपोनिफिकेशन। कौन सा रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन यानी सोप का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन फैट और ऑयल इज हीटेड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और KOH, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ऑयल को या फैट को हीट कर देना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, विच इल्ड सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जो कि फैटी एसिड का सॉल्ट देगा, जिसे हम लोग सोप बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये आपका क्या है, फिर से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, और यहाँ पे NaOH या KOH कोई भी ले सकते हो, तो मान लो मैं NaOH लेता हूँ, यहाँ पे NaOH में लिया हूँ तो 3 मोल लिया NaOH का, देखो ऐसे। अब इसको भी वही वाला ट्रिक लगाना है, यहाँ पे से ऐसे बॉन्ड ब्रेक करके ऐसे NaOH को लिख के, ठीक है, 3 मोल NaOH लेना, कंबाइन कर देना CH2OH को, CH2 और OH को एक साथ कंबाइन करके CH2OH, फिर CH को OH के साथ कंबाइन कर देना, फिर CH2 को OH के साथ, तो ये हो जाएगा ग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा, ये ग्लिसरॉल। और ये जो कॉम्बिनेशन में बना है, देखो इसको क्या कैसे मैं लिखूँगा, ये जो है इसको मिल के दिखाता हूँ। ये था RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, फिर O था यहाँ पे तो O, फिर ये Na के साथ कंबाइन हुआ तो O के साथ Na लगा दोगे, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये फैटी एसिड था RCOOH, तो H हटा के वहाँ पे Na लगा है, बेसिकली सोडियम लगा है या पोटेशियम लगता है अगर KOH यूज करते, तो सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा है जो कि 3 मोल बन रहा है। कैसे, देखो 1 मोल ये वाला, 1 मोल ये, 1 मोल ये, 3 मोल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 3 मोल ऑफ RCOONA, जो कि सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है और जिसे हम लोग सोप बोलते हैं। तो हम लोग घर पे भी ऐसे सोप बना सकते हैं, ठीक है। कोई वेजिटेबल ऑयल वगैरह ले लेना, उसमें कॉस्टिक सोडा अगर घर पे आराम से मिल जाएगा उसको डाल देना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका सोप का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर थर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो ये है आपका हेलोजिनेशन। क्या होता है, देखो सोप वगैरह ऐसे ही पहले के लोग बनाते थे, ठीक है, ऐसे ही रिएक्ट करा के। फिर हो गया देखो आपका थर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में क्या है कि एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी कि ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ठीक है, ये सब। तो कैसे हेलोजिनेशन होगा, एडिशन कब होगा, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो डबल बॉन्ड किस में होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, तो हैव द एबिलिटी ऑफ एडिंग हेलोजन, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पास एबिलिटी होता है ऐड करने का हेलोजन को। एग्जांपल आयोडीन की बात करूँ तो आयोडीन एक हेलोजन है, हेलोजन फैमिली में आता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, एस्टाटीन वगैरह, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव द एबिलिटी ऑफ एडिंग हेलोजन एट द डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे C डबल बॉन्ड C है तो यहाँ पे अगर आयोडीन ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CI ऐसा, ठीक है। तो वही चीज़ रिएक्शन है, देखो ये लिनोलिक एसिड है जो कि इसेंशियल फैटी एसिड है, लिनोलिक एसिड है जो कि प्यूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो ये देखो लिनोलिक एसिड है ऐसा कुछ। अब यहाँ पे इतना स्ट्रक्चर पे मत ध्यान दो, अगर देखना है तो कार्बन बस काउंट कर लो अगर आपको बहुत मन है तो। बाकी मेन हमारा रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं तो क्या देखना, जहाँ ये अनसैचुरेटेड होता है क्योंकि प्यूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड यानी कि इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है इसमें, जैसे हम लोग ऊपर भी बात किए थे कि एराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड, लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड और ओलिक एसिड में 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो लिनोलिक एसिड में 2 डबल बॉन्ड है, देखो तो 2 जगह आपका आयोडीन ये जो ग्रुप है ये अटैच होगा, तो 2 मोल I2 लोगे यहाँ पे, 2 मोल I2। जब देखो एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में देखो I2 लग रहा था कि एक I यहाँ पे, एक I यहाँ पे, ठीक है, ऐसा। सिमिलरली अगर C डबल बॉन्ड C और ऐसे ही फिर C डबल बॉन्ड C है तो 2 मोल लगेगा I2 का, एक I2 यहाँ पे दोनों कंबाइन होगा, एक I2 यहाँ पे दोनों, ठीक है, तो 2 मोल ऑफ I2 रिक्वायर होगा। तो 2 मोल ऑफ I2 के साथ अगर कंबाइन किया गया तो डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक होकर आयोडीन यहाँ लग जाएगा, एक आयोडीन यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। सिमिलरली इस डबल बॉन्ड में भी ब्रेक होके आयोडीन ऐसे था, तो ये ब्रेक होके यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, ठीक है, ऐसा सिंपल सा रिएक्शन था। फिर ये बन जाएगा स्टीरेट टेट्रा आयोडीनेट, क्योंकि 4 आयोडीन है तो टेट्रा आयोडीन है तो आयोडीनेट और स्टीरेट बोलेंगे इसको ओवरऑल, ठीक है। तो स्टीरेट टेट्रा आयोडीनेट बन जाएगा लिनोलिक एसिड से, जब हम लोग हेलोजिनेशन कराएंगे, बेसिकली आयोडीन का एडिशन कराएंगे जो कि 2 मोल आयोडीन होगा, ठीक है।
फिर फोर्थ रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन का। देखो जैसे था हेलोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हेलोजन, सिमिलरली हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी एडिशन, कोई भी एडिशन कब होगा, जब अनसैचुरेटेड होगा यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन जो होगा यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो किस में होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है, जो कि डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो देखो अनसैचुरेटेड जो ऑयल्स होते हैं ना हमारे, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और जो फैट होता है वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो ऑयल अनसैचुरेटेड है, अगर इसमें हाइड्रोजनेशन कराएंगे, H2 का एडिशन करेंगे, बेसिकली निकल के प्रेजेंस में, मान लो कोई कैटलिस्ट है, अलग कैटलिस्ट भी ले सकते हो, मान लो कोई निकल ले लिया, प्लेटिनम पैलेडियम वगैरह PD ये सब ले सकते हैं। तो निकल मान लो मैं ले लिया, हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ, तो ऑयल जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सैचुरेटेड हो जाएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि अभी ये था लिक्विड नेचर में, तो ये सॉलिड नेचर में हो जाएगा या तो सेमी सॉलिड नेचर में हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दी रेफरेंस, ऑयल आपका रूम टेम्परेचर पे थोड़ा लिक्विड होता है, थोड़ा क्या मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, और फैट आपका रूम टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड या सॉलिड होता है। जैसे घी वगैरह, देखो घी आपका फैट होता है, ठीक है। और जबकि और कोई ऑयल वगैरह, जैसे अगर फॉर्चून वगैरह यूज कर रहे हो या राइस ब्राइन ऑयल वगैरह यूज कर रहे हो, तो ये सब आपका देखो लिक्विड नेचर होता है, ठीक है। तो सॉलिड या सेमी सॉलिड बन जाता है क्या, जब डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, जब जो ऑयल होता है अगर इसमें H2 का एडिशन यानी हाइड्रोजनेशन करते हैं हम लोग निकल के प्रेजेंस में, तो ये C सिंगल बॉन्ड C होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाता है, ठीक है, जो कि फैट में कन्वर्ट हो जाता है ऑयल, जो कि सैचुरेटेड हो जाता है। और क्योंकि ये सॉलिड और सेमी सॉलिड नेचर का होता है, इसलिए लिक्विड से ये हार्ड में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये ऑयली नेचर, जो ऑयल था वो लिक्विड नेचर का था, फैट सॉलिड नेचर का था, तो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है यानी हार्डनिंग हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन को, क्या है, हार्डनिंग रिएक्शन, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, या सेमी सॉलिड की तरफ, तो हार्ड हो रहा है नेचर उसका, ठीक है। पांचवा रिएक्शन की बात करूँ तो रैनसिडिटी। ये कौन सा रिएक्शन है, रैनसिडिटी। ये क्या होता है, देखो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये एक प्रोसेस होता है यार, जिसमें पार्शियल, ठीक है, या तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, या ऑक्सीडेशन, एंड की जगह और कर लो, ठीक है। पार्शियल या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, या तो हाइड्रोलिसिस होगा किसका, फैट का या ऑयल का, व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब तुम फैट को एयर में एक्सपोज करोगे, छोड़ दोगे, या लाइट में छोड़ दोगे, या मॉइस्चर में यानी कि नमी वगैरह में, या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ होगा या बैक्टीरियल एक्शन के कारण उसका रेंसिड हो जाता है, यानी रेंसिडिटी उसमें हो जाती है, मतलब कि वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है, स्पॉइल हो जाता है बेसिकली। क्यों, क्योंकि उसमें अनप्लीजेंट टेस्ट आने लगता है, ऑर्डर आने लगता है, और अपीयरेंस हो जाता है, ठीक है। तो रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि जो ऑयल और एंड फैट, ये आपका ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है, या तो हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है, जब एक्सपोज किया जाता है इसको लाइट में, एयर में, या बैक्टीरियल के कारण, बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह के कारण, या उसके एक्शन के कारण इसका, इसमें अनप्लीजेंट टेस्ट या ऑर्डर वगैरह आने लगता है, ठीक है, या अपीयरेंस भी इसका चेंज हो जाता है। यानी कि हिंदी शब्दों में बात करें अगर, तो फैट या ऑयल हमारा ख़राब हो जाता है, उसमें से अनप्लीजेंट यानी थोड़ा सा बेकार टाइप का टेस्ट आने लगता है, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं रैनसिडिटी। वो क्यों होता है, वो ऑक्सीडेशन के कारण होता है उसका, क्योंकि अनसैचुरेटेड अगर है वो, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। देखो यार ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस ब्रेकडाउन कब होगा, जब उसमें अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड वगैरह होगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन तब ना ऑक्सीजन वगैरह उसमें कंबाइन वगैरह हो सकता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, बेसिकली एडिशन हो सकता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस हम लोग उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड फैट का हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन के कारण रैनसिडिटी उसमें हो जाती है, ठीक है। अब देखो रैनसिडिटी वही में होता है, दो टाइप से हो सकता है, या तो ऑक्सीडेटिव हो सकता है ऑक्सीडेशन कारण, या तो हाइड्रोलिटिक रैनसिडिटी हो सकता है, ठीक है। यानी कि उसमें हाइड्रोलाइज बेसिकली वो हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर ऑक्सीडेटिव रैनसिडिटी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या है, जैसे मैं बताया अनसैचुरेटेड में होता है ये ऑक्सीडेटिव रैनसिडिटी, या तो हाइड्रोलिटिक रैनसिडिटी भी, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड C यानी अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन, तो क्या होता है, वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसका, वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग केमिकल रिएक्शन वगैरह भी कर लिए, कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन है मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। पहला केमिकल रिएक्शन आपका हम लोग बताएं क्या, कि पहला हो गया आपका, देखो जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस ऑर्डर में लिखें, तो पहला मान लो हेलोजिनेशन हम लोग बोल दिए, हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन, जिसमें हम लोग स्टीरेट टेट्रा आयोडीन बनाए थे, ठीक है, जो कि आपका लिनोलिक एसिड से बनाए थे, एडिशन ऑफ आयोडीन किए थे। दूसरा हाइड्रोजनेशन हम लोग किए थे, यानी कि जो ऑयल को हम लोग हाइड्रोजनेशन करके निकल के प्रेजेंस में फैट कन्वर्ट किए थे, ठीक है, सैचुरेटेड फॉर्म में। तीसरा आपका हो गया क्या, देखो यहाँ से देख सकते हो क्या, रैनसिडिटी, तीसरा हो गया रैनसिडिटी, ठीक है। फोर्थ
क्या हो गया यहाँ पे, देखो 1 मिनट। तो एक तो आपका हाइड्रोलिसिस हो गया जिसमें हम लोग आपका ग्लिसरॉल और 3 मोल ऑफ फैटी एसिड बना रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज की मदद से या तो एसिड की मदद से, ठीक है। तो एक हैलोजिनेशन, फिर हाँ एक सैपोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। एक आपका क्या हो गया, सैपोनिफिकेशन, यानी सोप का फॉर्मेशन किया था ना यार, सैपोनिफिकेशन, और एक हो गया आपका हाइड्रोलिसिस। तो यही 5 हम लोग रिएक्शन पढ़ लिए, क्या, हैलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, फिर आपका रैंसिडिटी, फिर सैपोनिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस और सैपोनिफिकेशन का डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी फैटी एसिड बन रहा है, हाइड्रोलिसिस में भी और सैपोनिफिकेशन में भी फैटी एसिड बन रहा है, लेकिन सैपोनिफिकेशन में सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन रहा है, फैटी एसिड का सॉल्ट बन रहा है जिसे हम लोग सोप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो केमिकल रिएक्शन वगैरह हो गया, अब हम लोग फाइनली बात करने वाले लास्ट टॉपिक इसका, बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड। लिपिड का बायोलॉजिकल रोल हमारे बॉडी में, हमारे लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, ये बात करने वाले हैं। तो 6 रोल मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला रोल, जैसे मैं आपको वीडियो में ऊपर ही जस्ट इसी वीडियो में बात किया, क्या ऊपर इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखो, क्योंकि यार ऊपर स्लाइड में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रोल क्या है बायोलॉजिकल की, सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली मैं आपको बताया फॉस्फोलिपिड का सेल मेम्ब्रेन बना होता है, तो दे आर इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए दे आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कंपोनेंट, किसके, सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ये एक्ट करते हैं या रेगुलेट करते हैं मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को। परमेबिलिटी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या होता है कि क्या, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है देखो, तो क्या मॉलिक्यूल वगैरह इंटर करेगा सेल में, क्या एग्जिट होगा, तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सेल को परमेबिलिटी बनाते हैं कौन, फॉस्फोलिपिड। इनके यही डिसाइड करते हैं क्या मॉलिक्यूल्स को आना चाहिए क्या नहीं, तो ये परमेबल बनाते हैं, यानी कि सेमी परमेबल होते हैं। परमेबल क्या होता है कि सबके लिए फ्रीली अलाउ करो, लेकिन सेमी क्या है, हाफ, यानी कि आधा, यानी कुछ के लिए अलाउ करते हैं, कुछ के लिए नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है ऐसा। तो और दूसरा क्या है इसका रोल कि थर्मल इंसुलेशन, यानी कि क्या होता है, थर्मल यानी हीट, इंसुलेशन यानी इंसुलेट, यानी कि उसको हीट को कंजर्व करके रखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या ब्रैकेट में, हीट को कंजर्व करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जो फैट होता है वो डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस लेयर, हमारे जो स्किन होती है, देखो 3 लेयर होता है, क्या क्या, एपिडर्मिस, डर्मिस यानी स्किन होता है, मैं आपको जस्ट अभी बताया था, ठीक है। अभी मतलब कब बताया था मैं आपको, जो बताया था वहाँ पे फ्रीनोडर्मा या फ्रीनोडर्मिस या फ्रीनोडर्मा या तो फॉलिकुलर किरेटोसिस जो बताया था मैं, इसेंशियल फैटी एसिड की कमी से, तो वहाँ पे बताया था ना डर्मिस यानी स्किन। तो एपिडर्मिस हो गया पहला लेयर, अपर लेयर होता है जो कि अपर मोस्ट, फिर होता है हाइपोडर्मिस, कौन सा, हाइपोडर्मिस, फिर होता है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस जो लास्ट लेयर होता है। तो सबक्यूटेनियस जो लेयर है वो फैट सेल का बना होता है, फैटी सेल का यानी फैट सेल का बना होता है, ठीक है। तो यही देखो यहाँ पे लिखा है कि फैट डिपॉजिटेड इन द सबक्यूटेनियस लेयर, किसके, स्किन के, प्रोवाइड करता है इंसुलेशन, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि इंसुलेट मतलब क्या, इंसुलेटर मतलब क्या, हीट उसमें से पास नहीं हो सकती है, ठीक है। इंसुलेटर तो सुनोगे, कंडक्टर इंसुलेटर, तो इंसुलेटर क्या होता है, उसमें से हीट पास नहीं होती है, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, और क्योंकि देखो हीट कंजर्व करके रखता है, हीट नहीं पास होती है उससे, तो ठंड से वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि हीट को बनाए रखा है तो हीट नहीं पास होगी। अगर हीट तुम्हारे बॉडी से, देखो जस्ट अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊं, तो अगर आप स्वीटनिंग जो करते हैं, जो आपका पसीना होता है, आपको स्वीटनिंग कंडीशन, उसमें क्या होता है, स्वीट रिलीज होता है हमारे बॉडी से, ठीक है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है जो, तो वो क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में वो बेसिकली इवेपोरेट हो जाते हैं, किसके मतलब कैसे इवेपोरेट होते हैं, एयर के कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो वाटर वेपर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली एयर के प्रेजेंस में, तो हमें कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है, ठीक है, हमें कूलिंग सेंसेशन मिलता है, हमें ठंडा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर जो आपका बेसिकली फैट होता है, बेसिकली वो आपका प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से, क्यों, क्योंकि वो हीट को कंजर्व रखता है, हीट को बाहर निकलने ही नहीं देता है, इसीलिए ये हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए देखोगे जो आपके थोड़े पतले लोग होते हैं उनको थोड़ा सा ठंडी वगैरह अगर स्टार्ट हुई तो ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, उनको पहले ही लगने लगता है। जबकि जो आपका फैटी पीपल होते हैं, जो ओबीस पर्सन होते हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा उतनी जल्दी गर्मी नहीं लगती है, क्यों, क्योंकि उनके पास एडिपोसाइट्स होते हैं, मतलब बेसिकली फैट सेल्स वो डिपॉजिट करके रखे होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो बायोलॉजिकल रोल है इसका क्या, विटामिन, देखो दे सर्व एज सोर्स फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन, ये एक सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब ये एक सॉल्वेंट की तरह बेसिकली एक्ट करते हैं, जिसमें कि जो फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं आके इसमें डिसॉल्व होते हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी, ठीक है। बी विटामिन एंड विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होते हैं, जबकि ए, डी, ई, के यानी शॉर्ट में अगर ट्रिक्स याद रखना है तो कीड़ा, यानी ऐसे के ई डी ए, कीड़ा से याद कर सकते हो कि आपका ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके लिए जो आपका ये है लिपिड्स वगैरह है, ये आपका एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सोर्स की तरह ऐड करते हैं।
तो दे सर्व एज ए सोर्स फॉर फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। देयरफॉर लिपिड आर इसेंशियल, इसलिए लिपिड इसेंशियल होते हैं। किस लिए? फॉर द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट के इफेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन के लिए। फॉर द फैट सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसके इफेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन के लिए जो लिपिड है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर पांचवा रोल इसका क्या, चौथा रोल क्या है, फोर्थ, कि एनर्जी सोर्स। देखो यार ये भी एक एनर्जी सोर्स की तरह ऐड करते हैं। ठीक है, कैसे? एस एनर्जी सोर्स, बल्कि हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी ये देते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कि 9 किलो कैलोरी ये पर ग्राम ये हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि एस एनर्जी सोर्स दे प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम। 1 ग्राम ब्रेक डाउन जब होगा, डिकम्पोजिशन होगा फैट का, तो 9 किलो कैलोरी देते हैं हम लोग को। जबकि जो आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है वो 3 to 4 किलो कैलोरी देते हैं। ठीक है, यानी जस्ट डबल फैट हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी। ठीक है, तो और देखो यहाँ पे लिखा है कि द पर यूनिट वेट ऑफ फैट सप्लाई 2 times मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पर यूनिट वेट ऑफ द प्रोटीन आर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपेयर में जो फैट होता है वो डबल यानी 2 times एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 3 to 4 किलो कैलोरी हमको प्रोवाइड करता है पर ग्राम ब्रेकडाउन पे होने पे, जबकि जो फैट होता है वो आपका 9 किलो कैलोरी दे रहा है। ठीक है, तो अप्रॉक्स देखोगे तो डबल होता है आपका। ठीक है, फिर फिफ्थ इसका रोल क्या है कि इसेंशियल फैटी एसिड। देखो वही जो मैं बात की इसेंशियल फैटी एसिड, क्योंकि लिपिड आप अगर इंटेक करोगे तो उसमें फैटी एसिड और अल्कोहल होता है, लिपिड ही होता है एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमारा लिपिड जो है आल्सो सप्लाई द इसेंशियल फैटी एसिड, ये हमें इसेंशियल फैटी एसिड भी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में। क्योंकि ये आपका इसेंशियल मतलब भी बॉडी में सिंथेसाइज ना हो, डाइट में लेना पड़ता है, इसलिए हमें अगर लिपिड आप इंटेक करते हो तो इसेंशियल फैटी एसिड मिलता है, विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, जो कि ह्यूमन बॉडी में नहीं बनता है, बट आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, जो कि नॉर्मल ग्रोथ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो यहाँ पे स्टोरेज छठा, और जो ये स्टोरेज जो कि आपका 6th पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जो स्टोरेज, ये आपका लिपिड्स भी स्टोरेज एनर्जी की तरह ऐड करते हैं। कैसे? देखो, इन एनिमल बॉडी दे रिजर्व एनर्जी को रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं। कहाँ पे? एडिपोसाइट्स में। एडिपोसाइट को हम लोग फैट सेल भी बोलते हैं, फैट सेल। ठीक है, एडिपोसाइट यानी फैटी सेल्स, तो फैटी सेल्स यानी कि एडिपोसाइट में ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में रिजर्व करते हैं एनर्जी को। ठीक है, अब एक चीज़ अगर आपको याद होगा क्या कि ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द बॉडी। मैं आपको कार्बोहाइड्रेट बता रहा था तो उसके बायोलॉजिकल रोल में बताया था कि ग्लूकोज जो होता है वो आपका स्टोर होता है बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसमें? ग्लाइकोजन फॉर्म में। वाइल जबकि जो ग्लाइकोजन होता है वो प्रोवाइड अ रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लाइकोजन जो होता है देखो वो एक रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मैं आपको बताया था उसी बायोलॉजिकल रोल में ही कार्बोहाइड्रेट के कि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म वगैरह ईजियर होता है इन कम्पेयर टू लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड अमीनो एसिड या प्रोटीन बोलो। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोजन प्रोवाइड रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड प्राइमरली फंक्शन एज एनर्जी रिजर्व, जबकि जो लिपिड होता है वो एनर्जी रिजर्व की तरह ऐड करता है। लेकिन एक बात यहाँ देखो कि ग्लाइकोजन जो होता है इज क्वाइट बल्की। जो ग्लाइकोजन होता है थोड़ा सा बल्की होता है, थोड़ा हैवी नेचर का होता है। ड्यू टू या विथ हैवी क्यों होता है? ड्यू टू वाटर कंटेंट। जो आपका यहाँ पे ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज जो होता है, देखो ग्लूकोज आपका स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? आपके लीवर में या तो मसल में, दो जगह आपका स्टोर होता है, लीवर या मसल में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो आपका 1 ग्राम जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, जो 1 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होने में करीब करीब 3 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंटेक करता है, रिक्वायर होता है। 3 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर होता है 1 ग्राम ग्लाइकोजन को स्टोर करने में। ठीक है, तो यानी देख सकते हो कितना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है ये ग्लाइकोजन, थोड़ा सा बल्कि बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, वाटर कंटेंट क्योंकि ये इसमें होता है, तो 10 इसलिए द बॉडी कैन नॉट, जो हमारी बॉडी होती है, कैन नॉट स्टोर टू मच फॉर लॉन्ग। इसलिए ग्लाइकोजन को बहुत लंबे समय तक ये स्टोर नहीं कर पाती क्योंकि ये बल्कि नेचर के होते हैं, हैवी होते हैं, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है। क्योंकि 1 ग्राम ही ग्लाइकोजन को स्टोर करने में 3 ग्राम के करीब वाटर को रिक्वायर, मतलब वाटर रिक्वायर होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हैवी नेचर के होते हैं, बॉडी इन्हें ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाती है। जबकि अगर मैं फैट की बात करूँ, जो फैट सेल्स होते हैं, फैट सेल्स, इसमें ये काफ़ी पास होते हैं। ठीक है, काफ़ी एनर्जी को ये
एनर्जी को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एनर्जी को ये रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं वेरी लेस स्पेस, बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा एनर्जी को ये रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए लंबे समय तक ये आपका जमा होता है बॉडी में। एडिपोसाइट्स जो होते हैं देखो, वो आपका देखोगे फैट सेल्स वगैरह, ये हमारे बॉडी में डिपॉजिटेड होते हैं, जिससे पर्सन जो होता है ओबीस होता है ज़्यादा, जबकि हालांकि ज़्यादा ओबीस होना बहुत अच्छी बात नहीं है, ओबीस होना ही अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक हेल्दी होना चाहिए बॉडी को, हेल्दी पर्सनैलिटी मेंटेन करनी चाहिए खुद को, ठीक है। तो देखो ये हो गया इसका ओवरऑल क्या आपका बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड, ठीक है। मैं स्टोरेज में बात कर ली हम लोग कि स्टोरेज ये ट्राइग्लिसराइड जो होता है एडिपोसाइट्स में, ये एनर्जी रिजर्व की तरह ऐड करते हैं सब, ठीक है। और ग्लाइकोजन के बारे में हम लोग बात की कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि आपका ट्राइग्लिसराइड या एडिपोसाइट्स में स्टोर होते हैं, जो बेसिकली एनर्जी को रिजर्व करते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोजन काफ़ी लंबे समय तक नहीं स्टोर हो पाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है, हैवी होते हैं, बल्कि होते हैं, जबकि फैट सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई वाटर कंटेंट उसमें नहीं होता है, काफ़ी नज़दीक होते हैं, पास होते हैं, इसमें ज़्यादा एनर्जी कम जगह में कंटेन करते हैं ये, ठीक है। तो देखो हम लोग बात करने वाले हैं यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ डीआई एग्जाम, ठीक है। तो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, जो आज के लेक्चर में हम लोग बात किए, इससे क्या क्वेश्चन आया था ये देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ, यहाँ पे है ये आपका डीआई सिलेक्शन टेस्ट बिहार 1998, यानी 1998 में जो हो रहा था आपका डीआई के लिए एग्ज़ाम सिलेक्शन के लिए जो टेस्ट हो रहा था बेसिकली, उसमें आया था। अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लिए तो यार आप सिलेक्ट हो गए हो उस टेस्ट में, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फैटी एसिड। अब आप सोच रहे हो यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया इतना आसान, क्योंकि मैं इसी वीडियो में जस्ट आपसे ऊपर में बात किया कि इसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है। इसेंशियल फैटी एसिड में आपको बताया कि ये प्यूफा होते हैं, कौन से, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें मैं आपको 3 बताया था, क्या, लिनोलिक एसिड पहला, दूसरा क्या बताया, लिनोलेनिक एसिड, और तीसरा आपको बताया था अगर याद आ रहा हो तो अरैकीडोनिक एसिड, ठीक है। डबल बॉन्ड कितने होते हैं ये भी मैं बताया था, ये 2 डबल बॉन्ड इसमें 3, इसमें 4 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तीनों आपको मैं बताया था इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड। तो इसमें कंपेयर कर लो यार, स्टेरिक एसिड देखो ये क्या है, तो ये होता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ब्यूटायरिक एसिड भी सैचुरेटेड है, फिर अरैकिडोनिक एसिड ये है आपका, देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना ये वाला, तो प्यूफा है जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें 4 डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये आपका एक क्या हो गया, इसेंशियल फैटी एसिड है, जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायर होता है, आउटर सोर्स से लेना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। और ओलिक एसिड की बात करूँ, याद आ रहा होगा आपको, तो 1 डबल बॉन्ड इसमें होता है, ये होता है म्यूफा, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आंसर सी करेक्ट है इसका। और सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ देखो, तो रेंसिडिटी ऑफ फैट की जो रेंसिडिटी है, यानी जो अनप्लीजेंट टेस्ट आता है, उसका ऑर्डर होता है, जो खराब हो जाता है फैट बेसिकली ऑक्सीडेशन कारण या तो हाइड्रोलिसिस कारण, वो होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ, किसके ऑक्सीडेशन कारण होता है, सैचुरेटेड ग्लिसराइड और अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड, या तो बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बताया कि ये ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी या तो हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी जो होता है वो आपका अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड में होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट में होता है बेसिकली, ठीक है। जो मैं बताया सी डबल बॉन्ड सी होता है, इसमें होता है, यानी कि अनसैचुरेटेड में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जस्ट बात किए थे इसमें। तो यार अगर आपका ये दोनों क्वेश्चन ये वाला और जो स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन बात किया था वो, अगर टोटल 5 क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट है, 5 करेक्ट क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट करके मुझे बताना है यार कि 5 क्वेश्चन आपका सही है और आप काफ़ी नज़दीक पहुँच रहे हैं अपने टारगेट के ऊपर, अगर आप बनना चाहते हैं क्या, ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यार मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो यार तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं की हो, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए और ऐसा अगर आपको नोट्स, मतलब ये नोट अगर डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो हमारे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।